देखिए मेरा प्यारा बच्चा, मेरे सामने जो चैप्टर है, बड़ा बातें नहीं, अब ध्यान सुनिए। मेरे सामने जो मेरा बच्चा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है दैट इज नोन एज अमीन्स। अमीन्स के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं और बहुत सारी बातें आप पहले से जानते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये अमीन्स होते क्या हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो अमीन होते हैं ये अमोनिया के एल्काइल या फिर एराइल डेरिवेटिव होते हैं। सिंपल सी भाषा में मेरे सामने अगर अमोनिया होता है, मैं ऐसे बोलता हूँ, मान के चलो कि मेरे सामने अमोनिया है जिसे तुम NH3 की फॉर्म में जानते हो। अगर मैं उसके हाइड्रोजन को क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, अमीन के अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ किससे, या तो एल्काइल ग्रुप ले आए या तो हम एराइल ग्रुप ले आए। एराइल ग्रुप का मतलब जानते होगे, एराइल ग्रुप का मतलब था बेंजीन। या तो मैं किसी भी अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन को हटा करके मैं वहाँ पर बेंजीन ले आऊँ या तो एल्काइल ग्रुप ले आऊँ। एल्काइल ग्रुप में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी। और वैसे ही मेरा प्यारा बच्चा बेंजीन अगर हम लाएंगे तो वो एरोमेटिक अमीन की कैटेगरी में चला जाएगा। सिंपल सी भाषा में कहानी ये निकल के आती है, एक मिनट ध्यान दीजिए। सिंपल सी भाषा में कहानी ये निकल के आती है कि अगर अमोनिया के हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह हम एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप लाते हैं, तब जाके हमारे सामने प्रिपेयर होता है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, अमीन्स के नाम से जानते हैं। इस अमीन्स में अगर एल्काइल ग्रुप आएगा तो हम उसे जनरली बोलेंगे एलिफेटिक अमीन, अगर एल्काइल ग्रुप आएगा तो हम उसे एलिफेटिक अमीन बोलेंगे, और अगर उसकी जगह बेंजीन आएगा तो उसको हम लोग जनरली एरोमेटिक अमीन के नाम से जानेंगे। इतनी बातें लगभग सिंपल हैं और ये सारी बातें तुम समझते हो। इनमें हम इनका क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, कौन सा एल्काइल ग्रुप आता है, मतलब कितने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते हैं। उस बेसिस पे अमीन का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपको मैंने पढ़ाया भी होगा और आप पहले से भी जानते थे, जरा गौर करिएगा। आपने पहले से पढ़ा था कि मेरा बच्चा मेरे सामने एक होता है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी अमीन, एक होता था जिसे हम जानते हैं किस नाम से, सेकेंडरी अमीन के नाम से, उसी में एक होता था जिसे हम जानते थे किस नाम से, टर्सरी अमीन के नाम से। ये जनरली अमीन के टाइप होते थे। ये टाइप किस बेस पे बनाए जाते थे, अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटाकर मैं एक एल्काइल ग्रुप लाऊं तो वो प्राइमरी अमीन हो जाता है। लेकिन अमोनिया के मैं दो हाइड्रोजन को हटा दूं और दो एल्काइल ग्रुप ले आऊं, जरूरी नहीं है एल्काइल ग्रुप लाए, हम एल्काइल या एराइल कुछ भी ला सकते हैं, तब वो सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। या फिर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन हटा दे और उसकी जगह पर हम एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप ले आए तो जनरली वो टर्सरी अमीन के तौर पे जाना जाता है। आपके पास पहचानने के दो तरीके हैं। तुम सबसे पहले चेक करो कि जो नाइट्रोजन है उससे जुड़े हुए कितने आर ग्रुप है, आर या एराइल ग्रुप है। उस बेसिस पे तुम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अमीन बोलोगे। एक ग्रुप जुड़ा है प्राइमरी, दो ग्रुप जुड़े हैं सेकेंडरी, तीन ग्रुप जुड़े हैं टर्सरी। मैंने इसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी बताया था। मैंने बताया था कि तुम हाइड्रोजन की काउंटिंग से देख सकते हो। अमीन अगर नॉर्मल प्राइमरी अमीन की बात करो तो केवल उसके अंदर दो ही हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी अमीन में एक हाइड्रोजन होता है और टर्सरी अमीन में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर मैं इन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जांपल दूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा, मैंने कहा कि बताइए जरा ये कौन सा अमीन है, मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर हमने आपके सामने एक ग्रुप लिखा, हमने लिखा NH, यहाँ पर हमने लिख दिया C2H5। देखिए मैंने आपसे कहा कि जरा इसको जस्टिफाई करो, ये प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन है कि टर्सरी अमीन है। तो आप चाहे ऐसे देखो कि ये एक एराइल ग्रुप है और एक एल्काइल ग्रुप है, ऐसे सेकेंडरी बोलो, या तो सेकेंडरी बोलने का एक दूसरा तरीका है, तुम हाइड्रोजन की काउंटिंग से पता कर लो। यहाँ तुम देख रहे हो एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन किस में होता है, सेकेंडरी अमीन में। पता चल गया कि भाई ये कौन सा अमीन है, सेकेंडरी अमीन है। मैं जरा और बात करता हूँ, जैसे जरा मैंने यहाँ पर लिखा, हमने लिखा CH3 CH2, यहाँ पर N लगा दिया, यहाँ पर एक बेंजीन लगा दिया और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। मैंने पूछा कि बताइए ये कौन सा अमीन है, तो आप क्या कहोगे कि ये भाई टर्सरी अमीन है। क्यों टर्सरी अमीन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। या तो तुम ग्रुप से पहचानो, एक एराइल दो एल्काइल, तीनों तरफ से अगर सारे के सारे अमोनिया के हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाएं एल्काइल या एराइल ग्रुप से तो वो टर्सरी अमीन की कैटेगरी में आता है। या मेरे हिसाब से तुम हाइड्रोजन से काउंट करो, वो बड़ा सिंपल होता है। एक भी हाइड्रोजन नहीं तो टर्सरी अमीन, एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी अमीन, दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अमीन। तो जनरली एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ये टर्सरी अमीन की कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ तक की कहानी बिल्कुल सिंपल है। अमीन की जो डिफिनेशन होता है, अमीन आर द सिंपली एल्काइल और द एराइल डेरिवेटिव ऑफ द अमोनिया। अमोनिया के एल्काइल या एराइल डेरिवेटिव को ही हम अमीन कहते हैं। कितने एराइल या एल्काइल ग्रुप है उस बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन पहला क्लासिफिकेशन है। चलिए हम इसके आगे की बात करते हैं। हमेशा जैसा हम पढ़ते आए हैं, जब भी कोई भी मैं फंक्शनल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का चैप्टर जब चालू किया था तो नेमिंग को लेके हमेशा मैं डिस्कशन किया हूँ। नेमिंग में मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया है और आपकी ये सेकंड क्लास है, एक तरीके से रिवीजन क्लास है कि भाई अब नेमिंग हम कैसे करते हैं। नाम हमेशा दो तरीके से लिए जाते हैं, कॉमन नेम या फिर IUPAC नेमिंग। कॉमन नेमिंग जो जनरल बेसिस पे नाम दिया जाता है। कभी इस बात के कम चांस है कि कंपाउंड लिख देगा और आपसे कहेगा कि तुम उसका कॉमन नेम लिख के दिखाओ, नहीं, कॉमन नेम की तुम्हें ज़रूरत महसूस होती है।
पता चला एक कोई रिएक्शन लिखा है, वहाँ लिखा है व्हेन टर्सरी ब्यूटाइल अमीन रिएक्टेड विद दिस, तो तुम्हें टर्सरी ब्यूटाइल अमीन जो है वो बनाना आना चाहिए। बड़ा ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा कि या तो फिर आपके सामने ऐसे लिख के दे दे कि एन मिथाइल इथाइल अमीन, या मिथाइल इथाइल अमीन लिख दे। मिथाइल इथाइल अमीन अगर इससे रिएक्ट करेगा तो ये मिथाइल इथाइल अमीन है क्या? ये कॉमन नेम है। IUPAC नेमिंग अलग तरीके से होती है, तो थोड़ा नाम को लेकर भी हम चीज़ों को बात कर लेते हैं। जरा देखिएगा, जब हम नाम को लेकर बात करते हैं तो नेमिंग में दो चीज़ें निकल के आती हैं। नेम में कौन कौन से नेम निकल के आते हैं? एक आता है जिससे हम जानते हैं किस नाम से प्यारा बेटा, दैट इज नोन एज कॉमन नेम, और वहीं पे एक निकल के आ जाता है जिससे हम लोग जानते हैं किस नाम से, IUPAC नेमिंग के नाम से जानते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल देकर चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान के चलो कि तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, मान के चलिए कि आपके सामने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा है लाइक दिस, CH3, यहाँ पर हमने लगा दिया CH2 और यहाँ पर हमने लगा दिया NH2। जरा गौर करें, ये एक अमीन है, मुझे इस अमीन का नाम लिखना है। तो अगर मुझे कॉमन नेम लिखना होता है तो कॉमन नेम बिल्कुल सिंपल होता है। कॉमन नेम कैसे पढ़ते हैं? कॉमन नेम हम पढ़ते हैं एल्काइल अमीन, बस सिंपल वन। आप देखो एल्काइल कौन सा है? एल्काइल का मतलब जब अगर अमीन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो अमीन ग्रुप को छोड़ के, NH2 को छोड़ के जो बचेगा वही एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कौन है? ये जो बच रहा है। तुम टोटल कार्बन काउंट करो, कितने कार्बन है टोटल? 4। तो इसका मतलब जो एल्काइल है इसका नाम क्या है? ब्यूटाइल। ये किस टाइप का अमीन है? ये आपका अगर देखोगे तो मेरा प्यारा बच्चा, इसको हम आइसो बोलेंगे। हम इस टाइप के अमीन को क्या नाम देंगे? हम इसे जनरली बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल अमीन के तौर पे जनरली हम जानेंगे। तो ये आपके सामने जो लिखा है दिस इज आइसो ब्यूटाइल अमीन, ये क्या है? दिस इज आइसो ब्यूटाइल अमीन। वहीं पे जब IUPAC नेम लिखना होता है तो IUPAC नेमिंग में हम लिखते क्या है? एल्कनामीन। IUPAC में हम क्या लिखते हैं? एल्कनामीन, जितने कार्बन हो और लास्ट में अमीन जोड़ देते हैं। पहले तो तुम्हें लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन बनानी होगी। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का मतलब 3 कार्बन की चेन बनाओगे। अब आपको सर हम 3 कार्बन में नीचे क्यों ना मुड़ जाएं? अगर नीचे मुड़ जाओगे तो नाइट्रोजन नहीं उससे जुड़ा होगा। आप हमेशा IUPAC में जानते थे कि फंक्शनल ग्रुप आपकी पेरेंट चेन से डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तब तो वो कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कार्बन है तब भी वो पेरेंट चेन से अटैच होना चाहिए। जैसे अगर एल्कोहल होता था कहीं पे तो आप जो पेरेंट चेन बनाते थे उसमें OH ऐसे लगा होता था। ये नहीं कि आप पेरेंट चेन बनाए तो कभी OH ऐसे छोड़ देते थे, ऐसा नहीं कभी करते थे। आप उस कार्बन को 100% पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लेते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मुझे पेरेंट चेन बनाना है तो पेरेंट चेन कैसे बनेगी? आप लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन बनाओगे और अमीन को पेरेंट चेन से कनेक्ट कर लोगे। नंबरिंग की तरफ से करोगे, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, तो 1 2 3। अब नाम जरा देखिए, इसमें सब्सटेंट भी तुमको दिख गया। 2 पे क्या है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या निकल के आ जाएगा मेरा बच्चा? 2 मिथाइल। कितने कार्बन वाला अमीन है? दैट इज 3 कार्बन के लिए प्रॉप, बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, और क्या लिख देंगे हम लोग? अमीन। ई हट जाएगा यहाँ पे। क्यों ई हटा? क्योंकि आपको मालूम है एन, इन, आइन, ये जो कुछ भी होते हैं अगर उसका सेकेंडरी सफिक्स वॉवल से स्टार्ट होता है तो ई हट जाता है, तो हमेशा आपका ई हट जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इन्हीं सिंपल क्वेश्चन से थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान के चलो कि ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसे लिखा है लाइक दिस, CH3 CH2, बेटा बात ना कर, CH3 CH2 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 NH2। हमने कैसा लिखा? क्या बता सकते मेरा बच्चा इसका कॉमन नेम क्या है? बेटा अभी क्लास चलिए, बात करिएगा, ठीक है? क्लास के बीच में डिस्टर्ब न करिए कभी। ध्यान सुनिए, मेरे सामने मेरा अच्छा कितने कार्बन दिख रहे हैं? 5 कार्बन आपको दिख रहे हैं। तो 5 कार्बन वाले अमीन की जब मैं बात करता हूं तो 5 कार्बन वाले अमीन का कॉमन नेम बताइए। कॉमन नेम क्या है 5 कार्बन वाले अमीन का? 5 वाले कार्बन के अमीन का कॉमन नेम क्या है? फिर भैया पेंटानामीन कहाँ से आ जाएगा? पेंटामीन तो IUPAC में आ जाएगा। पेंटेनामीन मतलब एल्कनामीन में चले गए। कॉमन नेम में एल्काइल पढ़ते हैं खाली। इस एल्काइल का नाम क्या है? पेंटाइल। लेकिन अगर कार्बन स्ट्रेट लाइन में जुड़े होते थे तो N पेंटाइल, केवल पेंटाइल बोलोगे तब भी काम चल जाएगा। तो इसका नाम क्या निकल के आ जाएगा मेरा अच्छा? N पेंटाइल अमीन। इसका नाम क्या निकल के आ जाएगा? N पेंटाइल अमीन। इसका नाम आएगा N पेंटाइल अमीन। IUPAC नेमिंग में देखो क्या जाएगा? IUPAC नेमिंग में 5 कार्बन पेरेंट चेन में तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तो एन का ई हट जाएगा, फिर क्या जोड़ देंगे? अमीन। तो इसका नाम क्या निकल के आ गया? पेंटानामीन। नाम क्या निकल के आ गया? पेंटानामीन निकल के आ गया। चलिए ठीक है, ये तो अभी तक जो मैं ले रहा था वो केवल प्राइमरी अमीन ले रहा था। चलिए मैं कुछ ऐसे एग्जांपल भी लेके चलता हूं जिसमें सेकेंडरी टर्सरी अमीन का भी इन्वॉल्वमेंट हो। देखते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे सामने ऐसे लिखा है, CH3 CH2, यहाँ पर हमने लगा दिया NH-CH3। मुझे इसका नाम लिखना है। जब मुझे इनका कॉमन नेम लिखना होता है, बताएंगे जरा ये कौन सा अमीन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी?
ये सेकेंडरी अमीन है, एक हाइड्रोजन है या फिर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं। तो मुझे अगर इनका नाम लिखना होता है तो हम एल्काइल को पढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिकली, मतलब आपके सामने एल्काइल जो होते हैं अगर कई सारे लगे हों तो उनको अल्फ़ाबेटिकली हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ट्रीट करते हैं। वी ट्रीट देम अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है इथाइल, तो पहले ई आएगा फिर एम आएगा, तो इनका जो कॉमन नेम निकल के आएगा, पहले सारे एल्काइल पढ़ लो, इथाइल, मिथाइल, और फिर लास्ट में क्या वर्ड जोड़ दोगे, अमीन, मिथाइल इथाइल अमीन। क्लियर है? चलिए आईयूपीएसी नेमिंग में देखते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग में तुम्हें दिख रहे हैं 2 एल्काइल ग्रुप। 2 एल्काइल ग्रुप में से जो बड़ा एल्काइल ग्रुप हो मेरा प्यारा बच्चा उसे मेन चेन मान लेते थे, तो बिगर एल्काइल ग्रुप इस तरफ है, तो दिस विल बी द मेन चेन, और ये एज अ सब्सटेंट ले लिया जाएगा। ये सब्सटेंट कार्बन चेन से नहीं जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा होता तो 1 2 3 ऐसे करके बोलते, वो नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इसका प्रीफिक्स एन यूज होगा, ना कि 1 2 3। भाई जैसे ये इससे नंबर हमने दिया 1 और इसे हमने दिया 2, ये क्या मिथाइल किसी 1 या 2 कार्बन पे जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, वो एन से जुड़ा है, इसलिए तुम प्रीफिक्स एन यूज करोगे। तो आपको पिछली क्लास में बताया गया था इसका नाम क्या निकल के आ जाएगा, एन मिथाइल। कितने कार्बन है पैरेंट चेन में? 2 कार्बन के लिए एच, बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, एन का ई हट जाएगा और नाम क्या आ जाएगा, अमीन, एन मिथाइल इथेनामीन। सिंपल सा नाम है। और भी कुछ एग्जांपल देता हूं, देखिए जरा। मान के चलिए कि तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिखा है लाइक दिस, CH3 CH2 CH3, यहाँ पे हमने लगा दिया C2H5, यहाँ पे हमने लगा दिया C2H5। जरा इसका कॉमन नेम बताइए, इसका कॉमन नेम बताइए। प्रोपाइल है, इथाइल है, इथाइल है, तो हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे इथाइल इथाइल प्रोपाइल अमीन, मतलब डाई इथाइल वर्ड बोलेंगे, क्योंकि भले कॉमन नेम हो लेकिन अगर एल्काइल एक जैसे आ गया तो डाई बोलेंगे। और ज़्यादातर इनके आगे एन भी लगा दिया जाता है, ये थोड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। आप बुक के एग्जांपल देखते हो तो आपको लगता है कि सर यहाँ पे तो एन नहीं लगाया, एन इथाइल एन मिथाइल, कहीं कहीं पे एन यूज किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपके नंबर जो होंगे उसमें कट जाएंगे। आप कॉमन नेमिंग में वो इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लेके चला जाता है, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू द CBSE बोर्ड जो बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग चलें तो आप n, n नाम ऐसे लिखोगे, n, n डाई इथाइल, n, डाई इथाइल। फिर कौन सा एल्काइल है? ये प्रोपाइल है, ये प्रोपाइल है, और लास्ट में क्या तुम लगा दोगे मेरा अच्छा, अमीन लगा दोगे। सिंपल है। आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग में जो एल्काइल ग्रुप बड़ा हो उसे मेन चेन मान लेते हैं। कौन सा एल्काइल ग्रुप बड़ा है इन तीनों में से? ये 3 कार्बन वाला है, तो दिस विल बी द मेन चेन। नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3। क्लियर है? नाम लिखते जरा इसका नाम लिखेंगे तो क्या जाएगा, n, n डाई इथाइल, n, डाई इथाइल। कितने कार्बन है चेन में? अंदर 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड, एन ई हट करके अमीन, तो n, n डाई इथाइल प्रोपेनामीन। ये बेसिकली मेरा प्यारा बच्चा क्या निकल के आ गया, नाम जो है वो नाम निकल के आ गया। चलिए जरा हम इसके आगे की भी बात करते हैं, चीज़ों को जरा ध्यान से सुनिएगा। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमने लगा दिया NH2। एक हमने ऐसे एग्जाम्पल लिखा। क्लियर? बुक का ही एग्जाम्पल है, कोई मैं नया एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। कभी आप दोबारा पढ़ने का भी मन करें तो आप बुक से देखो तो आपको वो एग्जाम्पल मिल जाए और आपको भी समझ में आए कि जो रूल पढ़ाए गए मुझे समझ में आते हैं। मैं अगर इसको कॉमन नेम के तौर पे रिप्रेजेंट करूं तो ये वैसे तो हम इसे प्रोपिनाइल पढ़ेंगे, क्योंकि एल्काइल अगर प्रोपीन है वो प्रोपिनाइल करके नाम बोलना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक अलग नाम होता था। जरा गौर करें, आपको साथ बताया गया था कि डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे अगर कुछ जुड़ता है तो हम उसको क्या जनरली पढ़ते थे, एलाइलिक, उसे हम एलाइल पोजीशन पढ़ते थे, एलाइल पोजीशन। विनाइल किसको बोलते थे? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जब कोई जुड़ता था, और डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे अगर कोई जुड़ता है तो उसको एलाइल पोजीशन बोलते थे। तो एक तरीके से तुम इसे बोल क्या सकते हो, इसे एलाइल या एलाइलिक अमीन बोल सकते हो। इसे जनरली क्या बोल सकते हो, एलाइल अमीन के तौर पे जनरली ट्रीट कर सकते हो। डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे जब कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो जनरली हम उसे क्या पढ़ते हैं मेरा प्यारा बच्चा, हम उसे एलाइल अमीन के तौर पे बोलते हैं। सिंपल सी कहानी है। चलिए हम आईयूपीएसी नेमिंग की बात करते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग में आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, दिस विल बी द पेरेंट चेन। नंबरिंग किधर से, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से या राइट से? नंबरिंग किधर से होगी? लेफ्ट से, इधर से, इधर से। लेफ्ट से होगी क्यों? क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ेगा। डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है, पढ़ा होगा तुमने रूल, प्रायोरिटी ऑर्डर, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर वो लोवेस्ट सम ऑफ लोकेल नंबर, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये आईपीएसी के बेसिक रूल क्लास 11 में पढ़ाए गए थे। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग इधर से हो जाएगी। अब इसका नाम देखो क्या निकल के आएगा, कोई सब्सटेंट तो है नहीं। जब कोई सब्सटेंट नहीं है तो नाम क्या आ जाएगा, प्रॉप। बीच में डबल बॉन्ड है, कितने पे है? 2 पे है, तो प्रॉप 2 इन, प्रॉप 2 इन।
अमीन कितने पे है, 1 पे, तो prop 2 in 1 अमीन, ये देखिए इसका नाम निकल के आ गया। और भी कुछ नाम देख लीजिए, जैसे कि मान के चलिए कि मैं अगर एरोमेटिक कंपाउंड लेता हूं, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड ये हमने ले लिया NH2, आपको मालूम है कि मैं इसको जनरली जानता हूं किस तौर पे, मैं इसे जानता हूं एनिलिन के तौर पे जानता हूं। एनिलिन इसका कॉमन नेम है, लेकिन ये कॉमन नेम IUPAC में भी उतना ही यूज होता है। वैसे मैं चाहूं तो एनिलिन की जगह पर एक और नाम यूज कर सकता हूं, दैट इज नोन एज बेंजनामीन, मैं उसे बेंजनामीन के तौर पे भी नाम ले सकता हूं। इनके डेरिवेटिव देख लीजिए, जैसे ये एनिलिन आया, अब एनिलिन, ये एनिलिन हो गया, इसके पास लगा क्या, CH3, तो केवल CH3 लगा होता है तो टॉलिन बोलते हैं, अगर केवल NH2 लगा हो तो एनिलिन बोलते हैं, दोनों का मिक्स नाम आता है टॉलिडीन, इसे हम क्या बोलते हैं, टॉलिडीन। और ये टॉलिडीन जो है वो कहाँ पे लगा है, अर्थो पे, तो ये अर्थोटॉलिडीन कहलाएगा। ये है कॉमन नेम। IUPAC नेम बोलना हो तो मेन एनिलिन है 1 2, तो हमसे क्या बोलते हैं 2 मिथाइल एनिलिन, तो हम उसे क्या बोलते हैं 2 मिथाइल एनिलिन बोलते हैं। दिस इज द IUPAC नेमिंग, और ऊपर वाला जो है दैट इज द कॉमन नेम। तो आप धीरे धीरे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे तो कॉमन नेम और IUPAC नेम आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। वो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। क्वेश्चन जितना आप लगाओगे, जितना क्वेश्चन आप डील करोगे, कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होता रहेगा, और आपके मन में जो डाउट है सर ये होगा तो क्या करेंगे, वो होगा तो क्या करेंगे, वो केवल तभी रिजॉल्व हो सकता है जब आप क्वेश्चन लगाओ। पढ़ाने से वो बातें नहीं रिजॉल्व होती, पढ़ाने से वो चीज़ कभी नहीं सॉल्व होती, वो केवल प्रैक्टिस से रिजॉल्व होती है। तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कॉमन नेम IUPAC नेमिंग आप डील कर ले जाओगे। बीच में भी नाम आएंगे तो मैं उनका भी नाम लिख करके और प्रैक्टिस करा दूंगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम आते हैं मेन रिजल्ट पे। आपके सामने जो मेन पॉइंट है दैट इज प्रिपरेशन। मेरे सामने सबसे पहले आता है प्रिपरेशन। आपके सिलेबस में 5 से 6 प्रिपरेशन दी गई हैं। चलिए हम इन प्रिपरेशन को पहले कवर कर लेते हैं। प्रिपरेशन नंबर 1, पहली जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। हम नाइट्रो कंपाउंड का क्या कर सकते हैं मेरा प्यारा बच्चा, रिडक्शन करके भी अमीन बना सकते हैं। तुम खुद जरा सोचो, तुम्हें अमीन बनाना है, अमीन का मतलब नाइट्रोजन चाहिए तुम्हें, नाइट्रोजन में ही जब हाइड्रोजन लगा तो तब अमीन आता है। और नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड जो तुम जानते हो वो NO2 तुम जानते हो। तुम इससे पहले जो चैप्टर पढ़े उसमें NO2 को लाता देखा भी है तुमने। आसान तरीका है, अगर तुम्हारे सामने कोई अल्काइल हैलाइड हो, उस अल्काइल हैलाइड के अंदर AgNO2 डाल दो, हीट कर दो, तो अल्काइल हैलाइड का हैलोजन हटता था और NO2 आ जाता था। आप देखो रिड्यूस कर दो, देखो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जनरली तुम्हें अगर अमीन में कन्वर्ट करना है, जनरली सिंपल सा कोई कार्बन वार्बन लगा और तुम्हें कन्वर्ट करना है अमीन में, तो तुम NO2 लाने का अप्रोच दिमाग में ला सकते हो। NO2 कैसे आता है, NO2 आता है कब, जब हैलोजन हो, एल्काइल हैलाइड हो। पहला चैप्टर पढ़ा होगा, अब ये बताने की जरूरत नहीं कि एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। एल्काइल हैलाइड कैसे आते हैं, वो अलग अलग तरीके से आते हैं। एल्केन है तो क्लोरिनेशन करके, एल्कीन है तो HBr डाल करके, HBr कॉर्नर पे लाना है तो पेरोक्साइड डाल दो, वो 1000 तरीके होते थे। लेकिन अगर अमीन बनाना है तो अमीन का एक तरीका आपके नज़र में आता है कि नाइट्रो कंपाउंड ले लो और नाइट्रो कंपाउंड से ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ दो, और ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन के जुड़ने को हम तुम्हें एक नाम देते हैं, दैट इज रिडक्शन। इसीलिए हम कहते हैं कि आप रिडक्शन कर करके, आप जब रिडक्शन करते हो तो रिडक्शन कर करके भी आप जनरली काम ये कर सकते हो। क्लियर है मेरा? अच्छा एक मिनट रुकिएगा। हेलो भैया, बस क्लास ले रहा था, मैं निकल के बात करूँ आपसे, जरूरी ना हो। हाँ मैं करता हूँ, ठीक है। देखो मेरा प्यारा अच्छा, अब यहाँ तक की बातें जब आपके सामने नज़र में आ गई तो आगे हम डिस्कस करते हैं। कोई नाइट्रो कंपाउंड ले लेते हैं। अब नाइट्रो कंपाउंड चाहे वो भाई एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, अगर नाइट्रो कंपाउंड है हम उसका रिडक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे एजेंट हैं, H2 पैलेडियम निकल डाल दो, जैसे H2 पैलेडियम डाल सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में डाल सकते हो, सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में डाल सकते हो। आपके सामने और भी रीजेंट है, आप चाहो तो यहाँ पर आप SnHCl यूज कर सकते हो, SN+HCl यूज कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पर Fe+HCl यूज कर सकते हो, Fe+HCl यूज कर सकते हो। सबका काम एक ही है, केवल एकलौता काम, और वो काम क्या है कि NO2 को किस में कन्वर्ट कर देना, NH2 में कन्वर्ट कर देना। जितने भी हैं सबका एक ही काम है, वो NO2 को किस में कन्वर्ट करते हैं मेरा प्यारा बच्चा, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करते हैं। मैं एग्जाम्पल चाहे जितने बना दूँ, जैसे मैं अलग अलग एग्जाम्पल बना देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिख दिया CH3, यहाँ पर हमने लगा दिया CH3, यहाँ पर हमने लगा दिया CH2 और फिर यहाँ लगा दिया NO2, और इसमें हमने मान के चलिए डाल दिया क्या, SnHCl पुट करके हीट कर दिया। एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आगे लिख के, अमीन बढ़िया चैप्टर होता है। अमीन का क्वेश्चन
बहुत घुमा घुमा के नहीं आते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में तब भी वर्ड प्रॉब्लम ये सब बना देते हैं। आप अमीन के क्वेश्चन देखते भी होगे, और अगर एक बार पढ़ रखा है ना, तुम आराम क्वेश्चन डील कर लोगे। एग्जाम में रिएक्शन आई, तुम्हें याद कैसे आएगा? तुम्हें याद आएगा रीजन याद करके। तुम देखोगे SnHCl, तुम देखोगे SnHCl तो रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर देखोगे NO2 को NH2 में रिड्यूस हो जाता है। तो मतलब क्या है, आप तुरंत आइडिया लगा लोगे कि NO2 जो है वो NH2 में रिड्यूस हो जाएगा। मतलब CH3 CH CH3 यहाँ पर आ जाएगा CH2 और NO2 विल बी रिड्यूस इनटू NH2। क्वेश्चन चाहे हम जिस तरीके से बनाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना लीजिए। लाइक दिस, हमने क्वेश्चन ऐसे बनाया, हमने यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ पर हमने लगा दिया NO2, हमने इसके अंदर मान चलो एक रीजन डाल दिया, हमने डाल दिया इसमें H2 पैलेडियम, और हमने यहाँ डाल दिया सोडियम इथेनॉल के साथ हीट कर दिया। एग्जाम में पूछा होता क्या बनेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन जो गेम होता है वो किसका होता है? रीजन याद करने का। तुम्हें रीजन याद है, तुम्हें आधी जो जंगें जीत ली। तुमने देखा यार ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम तो NO2 को खाली रिड्यूस करना है, NO2 को NH2 में रिड्यूस करेगा, तो बात खत्म। जब आपको मालूम है कि भाई यार ये तो NO2 को NH2 में रिड्यूस करता है, तो कुछ करना ही नहीं है। NO2 विल बी रिड्यूस इनटू द NH2, NO2 जो होगा वो NH2 में रिड्यूस हो जाएगा, रिएक्शन हो गई। कहाँ कठिनाई है? कोई भी परेशानी नहीं, सब कुछ सिंपल है। इसमें कुछ बातें नोट डाउन करने वाली बातें थी, उन नोट डाउन करने वाली बातों को मैं बता देता हूँ। आपको मालूम था, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि Fe+HCl जो होता है, Fe+HCl, हम इस रिएजेंट को क्या करते हैं? हम इस रिएजेंट को प्रिफर करते हैं। हम इस रिएजेंट को क्या करते हैं मेरा बच्चा? प्रिफर करते हैं। क्यों प्रिफर करते हैं? क्योंकि ये आपस में कंबाइन करके बनाते क्या हैं? दे फॉर्म द फेरस क्लोराइड। ये बनाते हैं फेरस क्लोराइड, जो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस करेगा, और हाइड्रोलिसिस करके ये बनाता क्या है? ये फेरस हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये HCl देता रहता है। HCl का जो अमाउंट होगा वो लेस रिक्वायर्ड होगा, तुम्हें ज़्यादा HCl नहीं चाहिए। आयरन सस्ता है, आयरन की तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं भाई। ऐसा थोड़ी कि आयरन कोई बहुत महंगा है। आयरन महंगा होता तो फिर हम आयरन की ज्वेलरी बनाते हैं। आयरन तो सस्ता है, HCl महंगा प्रोडक्ट है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है कि आयरन तो खूब यूज कर लो लेकिन HCl कम यूज करना पड़े, तो बढ़िया मेथड है। आप आयरन के साथ HCl डालो, वो FeCl2 बनाएगा और FeCl2 फिर HCl देता रहेगा। मतलब HCl तो बाई प्रोडक्ट में भी मिलता रहेगा तुम्हें। HCl का उतना अमाउंट नहीं जरूरत है। अगर ये मान चलो 1 kg चाहिए तो ये पता चला 10 ही ग्राम चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा मेथड क्यों हम मानते हैं इसको, बेटर मेथड क्यों मानते हैं हम? इसलिए इसको बेटर मेथड मानते हैं मेरा प्यारा बच्चा, क्योंकि इसमें FeHCl बनाता है फेरस क्लोराइड, और ये हाइड्रोलिसिस के बाद HCl देता रहता है, और HCl का जो अमाउंट होता है तुम्हें एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा नीड की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम इन सारे मेथड में से FeHCl वाले मेथड को ज़्यादा प्रेफर मानते हैं, ज़्यादा सही मानते हैं और ज़्यादा अच्छा मानते हैं। चलिए आते हैं दूसरी प्रिपरेशन पे, नेक्स्ट प्रिपरेशन में देखते हैं। सारी प्रिपरेशन में जितना ज़्यादा तुम रिएक्शन को याद करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट देखिए मेरा अच्छा अगले एग्जाम्पल देखिएगा। अगले एग्जाम्पल में जब मैं आता हूं तो मैं देख रहा हूं कि आपके बुक में दिया गया है दैट इज अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट जो दिया गया है दैट इज अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए प्यारा बच्चा, वैसे तो ये बहुत बढ़िया नेम रिएक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें केवल 10 से 12 नेम रिएक्शन रटनी है तो उसमें से ये याद करके जाओ, नहीं, फिर तो मैं और नेम रिएक्शन याद करवाऊंगा जो ज़्यादा जरूरी है। लेकिन तब भी आपकी बुक में है। आप अगर NCERT खोलते हो तो लास्ट में क्वेश्चन एक कमेंट ऑन अमोनोलिसिस, आपसे ऐसे पूछ लेता है अमोनोलिसिस का मतलब क्या होता है। अमोनोलिसिस का मतलब होता है अमोनिया के साथ रिएक्शन, किसकी? एल्काइल हैलाइड की। अगर एल्काइल हैलाइड का तुम अमोनोलिसिस करा रहे हो तो एल्काइल हैलाइड के अंदर अमोनिया ऐड करोगे, अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव। सिंपल सी भाषा में रिएक्शन ये कहता है कि मान के चलो कि तुम्हारे सामने अमोनिया है और अमोनिया की रिएक्शन तुम कराते हो एल्काइल हैलाइड के साथ। रिएक्शन जरा देखिएगा होता कैसे है। एल्काइल हैलाइड एक पोलर कंपाउंड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। ये लोन पेयर के थ्रू यहाँ पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है, ठीक है। जब ये लोन पेयर के थ्रू, बड़ा बोर्ड पे देखिए सभी लोग, जब ये लोन पेयर के थ्रू इस पर क्या करता है? अटैक करता है, तो ये पहले इसके साथ जुड़ जाए और जुड़ करके ये बना देगा लाइक कुछ इस तरीके से RNH3+X-, मतलब एक तरीके से ये बना देगा एल्काइल अमोनिएटेड सॉल्ट बना देगा। लेकिन ये रिएक्शन नहीं जरूरत पड़ती है, बुक में बनी है ऐसा कुछ, बुक में ऐसा कुछ रिएक्शन लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपके सामने ये रिएक्शन लिख के बता दिया कि एक सॉल्ट जैसा बनता है। तुम्हें दिमाग में कौन सी रिएक्शन बैठानी है? तुम्हें ऐसे दिमाग में बैठाना है कि कभी भी अगर अमोनिया की रिएक्शन हम कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ
तो दिमाग में याद करो कि एल्काइल हैलाइड का R अमोनिया या अमीन के H को सब्सटीट्यूट करता है। मतलब होगा क्या, मतलब ऐसे याद रखो कि एल्काइल हैलाइड का जो R होता है दैट सब्सटीट्यूट वो क्या करता है, वो सब्सटीट्यूट करता है हाइड्रोजन ऑफ अमीन और इट्स डेरिवेटिव अमीन या अमीन के डेरिवेटिव को क्या करता है, सब्सटीट्यूट करता है उसके हाइड्रोजन को। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप में क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रोजन हट करके उसकी जगह पर R आ जाएगा और बाकी HX बाई प्रोडक्ट बनेगा। मैं HX यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे HX को शो करने की जरूरत नहीं। अगली रिएक्शन देखना, अगली रिएक्शन में हमने फिर से एल्काइल हैलाइड यूज किया। जब फिर से एल्काइल हैलाइड यूज किया तो ये एक R जो है वो फिर से हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेगा। तब तक होता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और हटेगा, उसकी जगह पर एक और R आ जाएगा। फिर से अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहा हूँ तो एक R और आ जाएगा, इसको और हाइड्रोजन को और सब्सटीट्यूट कर देगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एक तरीके से तीनों तरफ से R आ जाएंगे, तीनों तरफ से R आ जाएंगे। क्या फिर से ये एल्काइल हैलाइड से नहीं रिएक्ट करेगा, एक बार और रिएक्ट करेगा। अगर हम इसको एक बार और रिएक्ट कराएं एल्काइल हैलाइड के साथ तो आपको मालूम है कि ये फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे वहाँ उसके लोन पर कर रहे थे अटैक। और अटैक करने के बाद ये बना देते हैं एक तरीके से R4N+X-, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना देते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना देते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना देते हैं। अब आपके मन में आएगा सर ये तो बड़ा अजीब है, आप तो बनाते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, हम क्या तैयार करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयार करें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्वेश्चन को तैयारी करो। पहला क्वेश्चन ये दिमाग में तैयार करो कि जब पूछेगा अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड तो एक जनरल रिएक्शन ऐसे लिख दोगे कि अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शन जब एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड का जो R है वो अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव के हाइड्रोजन को हटाता जाता है, और जनरल फॉर्म लिख दो। या दूसरा क्वेश्चन कैसे देंगे, दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे दिया, मान के उन्होंने क्वेश्चन लिख दिया CH3CH2NH2 ऐसे लिख दिया, और इसके ऊपर उन्होंने लिख दिया कि क्या होगा अगर हम इसके अंदर CH3Br 2 मोल ऑफ CH3Br डाल के हीट कर दे रहे। वो मेंशन करेंगे, बताएंगे कितने एल्काइल हैलाइड डालेंगे, जितने एल्काइल हैलाइड पुट करेंगे उतने R आएंगे। एल्काइल हैलाइड का जो R है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, 2 मोल डाले हैं तो 2 आएंगे। मतलब ओवरऑल रिजल्ट में क्या मिलेगा, ओवरऑल रिजल्ट में CH3 CH2 फिर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हट करके एक CH3 यहाँ और एक CH3 जो है वो यहाँ, इस तरीके से मिल जाए। नाम जरा बताओ सब लोग, इसका नाम क्या है बताइए। IUPAC नेमिंग बताइए जरा, इसका नाम क्या है, व्हाट इज द IUPAC नेमिंग। N, डाई मिथाइल, इथाइल नहीं इथेनामीन। IUPAC पूछा हूँ तो एक जो बिगर वाला है उसको मेन चीज बनाओगे तो नाम क्या जाएगा, N, डाई मिथाइल इथेनामीन, डाईमिथाइल इथेनामीन आ जाएगा। तो मुझे लगता है अमोनोलिसिस में इससे ज़्यादा दिमाग में चीज़ें बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब का कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 प्रिपरेशन आपने सीखी है। पहली प्रिपरेशन जो आपने सीखी है मेरा प्यारा बच्चा, वो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके SnHCl पैलेडियम डाल करके या फिर FeCl डाल करके, FeCl अच्छा होता है। अगला मेथड आपने सीखा है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। आइए तीसरी प्रिपरेशन पे चलते हैं, थर्ड प्रिपरेशन देखते हैं कि थर्ड प्रिपरेशन में क्या होता है। जब मैं तीसरी प्रिपरेशन पे आता हूँ, जो तीसरी प्रिपरेशन है आपके सिलेबस में वो है साइनाइड का, जो नाइट्राइल का। बड़ा बातें मत करिए, पढ़ाने के समय ध्यान से खाली सुनिए एक एक बात, पता चले कौन सी बात ऐसी हो जो आपके काम में आ जाए, ठीक है। इसलिए सारी बातों को ध्यान सुनिए। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल हम किसे कहते हैं, साइनाइड ग्रुप को, जो CN होते हैं उनको नाइट्राइल के नाम से जानते हैं। मान के चलिए कि आपके सामने कोई साइनाइड ग्रुप है, जैसे ऐसे लिखा है RCH2CN लिखा है, RCH2CN लिखा है। इसका रिडक्शन करके हम इसके रिडक्शन करने के लिए कई सारे रीजन यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप H2 निकल, H2 पैलेडियम कुछ भी यूज कर लीजिए। आप जैसे H2 निकल यूज कर लीजिए, तो पहला वाला रीजन यूज किया था किसकी वजह में, सोडियम इथेनॉल के साथ। आप इसका यूज कर लोगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये रिड्यूस हो जाएगा। किस में रिड्यूस हो जाएगा, RCH और लास्ट में आ जाएगा NH2। मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ, परेशान मत हो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपको सर क्या ये बिल्कुल स्पेसिफिक रटना ही पड़ेगा रीजन, क्या और कोई रीजन नहीं यूज कर सकते हैं? आप कोई बढ़िया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो। आप इसके अंदर अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते तब भी यही काम होता, लेकिन ये थोड़ा महंगा रीजेंट है, हम इसका कम यूज करते हैं, ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, ये एक्सपेंसिव रीजन में आ जाता है। तो आप रिडक्शन करोगे। अच्छा रिडक्शन कैसे हो रहा है, CN क्या है, देखो जरा देखो, CN ट्रिपल बॉन्ड है, पहले एक बार रिडक्शन होता है, जब एक बार रिडक्शन होगा तो पार्शियल रिडक्शन होगा, एक H आएगा, फिर एक बार और रिडक्शन होगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड और हटेगा, एक बॉन्ड और हटेगा तो एक H और आ जाएगा।
ये बिल्कुल वैसे होता था जैसे जब ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन करो तो पहले डबल बॉन्ड आता था, एक एक एच लग जाता था, ठीक है, और फिर इसके बाद एक बार और रिडक्शन करते थे तो एक बॉन्ड और हटता था और दोनों तरफ एक एक एच लग जाता था। यहाँ भी वही है, दो बॉन्ड हटने हैं, दो दो एच दोनों तरफ लगेंगे, दो दो एच लगेंगे, मतलब इधर लगेगा CH2, इधर लगेगा NH2। नहीं ऐसे रट सकते हो तो डायरेक्ट रटो कि CN जो होता है वो किस में रिड्यूस होता है, वो रिड्यूस होता है CH2 NH2 में। CN इज रिड्यूस इनटू CH2 NH2, CN CH2 NH2 में रिड्यूस होता है। तो ये रिडक्शन का तरीका है। हम किसी भी साइनाइड ग्रुप के रिडक्शन कर कर भी क्या करते हैं, अमीन को बना सकते हैं। लेकिन अमीन के बनाने का ये जो मेथड होता है वो ज़्यादातर तब प्रेफर किया जाता है जब तुम्हें कोई कन्वर्जन करना हो, और एक ऐसा कन्वर्जन करना हो जिसमें तुम्हें कार्बन इंक्रीज करने हो। मतलब आप चाहे इसमें नोट डाउन कर सकते हो कि दिस रिएक्शन इज जनरली यूज, दिस रिएक्शन इज यूज, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन या फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमीन विद इंक्रीमेंट ऑफ वन कार्बन, एक कार्बन को इंक्रीज करके कोई अमीन बनाना हो तो आप जनरली इसका मेथड यूज कर ले जाओ। कोई भी कन्वर्जन दे देता हूँ भाई, जैसे मैंने एक कन्वर्जन आपको दे दिया, हमने कहा कन्वर्ट करो इथेनॉल को तुम्हें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, तुम्हें कन्वर्ट करना है प्रोपेनामीन में। यू हैव टू कन्वर्ट द इथेनॉल इनटू प्रोपेनामीन। ये क्वेश्चन हमने बना दिया है। एथ का मतलब कितने, एथ का मतलब है 2 कार्बन, प्रॉप का मतलब कितने हैं, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन। अब मुझे 2 कार्बन से 3 कार्बन लेके आने हैं। कैसे हम 2 कार्बन से 3 कार्बन लाएंगे, दिमाग में एक बार जरूर आएगा, एक बार तो जरूर याद आना चाहिए कि यार अगर एक कार्बन इंक्रीज करके अमीन बनाना है तो CN लाना है। पहले इथेनॉल बना लो, इथेनॉल ये है। ऐसा नहीं है कि OH हट के डायरेक्ट NH2 आ जाता है, ऐसा कोई तरीका नहीं, या OH हट करके CN, ऐसी भी तुमने रिएक्शन 12th में नहीं पढ़ी है। तुम एल्काइल हैलाइड ला सकते हो, तुम एक काम कर सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे रिएजेंट हैं, SOCl2 डाल दो, PCl5 डाल दो, PCl3 डाल दो, रेड फास्फोरस हैलोजन डाल दो, कुछ भी डाल दो। इनका सबका एक काम होता था, पहले चैप्टर में रिएक्शन पढ़ा था अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में कि OH हट के उसकी जगह Cl आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में अगर तुम्हें Cl लाना हो तो Cl लाने के लिए क्या डाल देते हैं, एक्वस KCN। क्या किसी को याद है कि अगर मैं यहाँ पर यूज कर लूँ एक्वस KCN की जगह पर इथेनॉल के साथ KCN डाल दें, मतलब या तुम पोलर मीडियम के साथ डाल दें, तो उसमें NC आता था। एक क्वेश्चन आता था कि अगर एक्वस डालोगे तो CN जुड़ेगा, और अगर AgCN डाल दें, KCN की जगह अगर AgCN डाल देते तो NC बनता था, आइसोसाइनेट। ये क्वेश्चन मुझे लगता है ये तुम लोगों को अमीनी में ही है, इसको याद कर लो एक बार, जरूर गौर करिए। एक बार ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर एल्काइल हैलाइड के अंदर तुम डालते हो एक्वस KCN तो यहाँ पर क्या आता है CN, लेकिन अगर इसके अंदर तुम डालते हो एक्वस AgCN या केवल AgCN डालते हो और तब हीट करते हो तो सिर्फ आइसोसाइनेट बनता है। ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट, इसमें CN जुड़ता है और इसमें NC जुड़ता है। इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन कभी तुमने पढ़ा भी होगा या डिस्कस भी किया होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें ये होता था कि ये आयनिक बॉन्ड है, टूट जाएगा, C-N- दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए CN जुड़ेगा। वो आप इसको रिसर्च भी कर सकते हो, आप सर्च करिएगा, आप ऐसे सर्च करिएगा कि एल्काइल हैलाइड के अंदर, ये एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन थी। एल्काइल हैलाइड के अंदर अगर हम एक्वस KCN डालते हैं तो साइनाइड जुड़ता है, लेकिन AgCN डालते हैं तो वो आइसोसाइनाइड बनता है। लेकिन अभी मुद्दे पे आओ, तुमको CL लाना था तो एक्वस KCN डाल दिया, एक्वस KCN डाला तो यहाँ पर CL हटा, और CL हट करके उसकी जगह पर क्या जाता है, CN आ जाता है। देखो एक कार्बन ज़्यादा हो गया, जो तुम्हें एक कार्बन ज़्यादा करना था, आप रिडक्शन कर दो इसका जैसे तुमने रिडक्शन कर दिया, H2 निकल डाल करके तुमने जैसे इसका रिडक्शन किया सोडियम इथेनॉल के साथ, जैसे तुमने इसके साथ रिडक्शन किया तो CN जो है वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, CH2 NH2 में। देखिए आपके सामने जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन हो गया। नाम इसका क्या है, नाम इसका प्रोपेनामीन। देखिए आपके सामने प्रोपेनामीन जो है वो प्रोपेनामीन बन गया। मतलब ये है कि अगर आपको एक कार्बन को इंक्रीज करके अमीन बनाना हो तो एक कार्बन को इंक्रीज करके अमीन बनाने में कहीं ना कहीं आप CN का वाला मेथड यूज करोगे। आप पहले CN ले आओ, CN का रिडक्शन करो। CN जब भी आता है तो हमेशा एक कार्बन बढ़ जाता है। कार्बन बढ़ाने के तरीके और भी हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज कर लेना, लेकिन अमीन एक कार्बन को बढ़ा करके अमीन बनाने में ज़्यादातर यही मेथड यूज होता है। तो ये प्रिपरेशन नंबर 3। पहली प्रिपरेशन मैंने बताया नाइट्रो का रिडक्शन करके, दूसरा अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, तीसरा हमने क्या कहा, साइनाइड का रिडक्शन करके। आते हैं हम लोग चौथी प्रिपरेशन पे, दैट इज रिडक्शन ऑफ अमाइड।
चलिए हम नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आते हैं। यहाँ तक की रिएक्शन जो है वो तुमने पढ़ लिया होगा। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है वो है रिडक्शन ऑफ अमाइड। देखिएगा मेरा अच्छा, फोर्थ प्रिपरेशन है, फोर्थ प्रिपरेशन लिख देता हूँ। बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड, हम अमाइड का रिडक्शन करके भी बना सकते हैं मेरा प्यारा बच्चा, क्या हम बना सकते हैं मेरा बच्चा अमीन। हम रिडक्शन का अमाइड करें, अमाइड इसको बोलते हैं एसिड अमाइड, इनको बोलते हैं एसिड अमाइड। नाम वैसे ही आते हैं, अगर नाम को भी लिखना हो ना तो ALK प्लस एन का ई हट जाता है, प्लस यहाँ पर क्या जाता है अमाइड, एल्कनामाइड ऐसा करके नाम आता है। टोटल 2 कार्बन हो ना अमाइड में तो इथेनामाइड, 3 कार्बन हो प्रोपेनामाइड, 4 कार्बन हो ब्यूटानामाइड, 5 कार्बन हो पेंटानामाइड, एल्कनामाइड होता है नाम जनरली। कोई भी अमाइड तुम्हारे सामने है, उस अमाइड के अंदर फिर से रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। जैसे इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या किया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सेकंड स्टेप पे हाइड्रोलिसिस। रीजन रटने पड़ते बेटा, यार रीजन में पे तुम कुछ काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये याद करना पड़ेगा कि कौन से रीजन का क्या काम है। इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये CO को किस में कन्वर्ट कर देता है, सीधे CH2 में कन्वर्ट कर देता है। ये कब यूज होता है सर, ये रिएक्शन कब यूज होती है, ये रिएक्शन तब यूज होती है जब तुम्हें सेम नंबर कार्बन वाला अमीन बनाना हो। मतलब एक कन्वर्जन, दिस इज यूज फॉर द कन्वर्जन, नोट में आप लिख सकते हो कि ये यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन, विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। जब कोई ऐसा कन्वर्जन आए जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन रखने हो तब ज़्यादातर इसका यूज होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले दिया, मैंने कहा यू हैव टू कन्वर्ट द इथेनॉल, वही जो पिछली बार बताया था, तुम्हें इथेनॉल को कन्वर्ट करना है, इथेनॉल टू इथेनामीन, तुम्हें इथेनॉल को इथेनामीन में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट द इथेनॉल इनटू इथेनामीन। सर अब हम इथेनॉल को इथेनामीन में कैसे कन्वर्ट करें, तुम्हें पहले अमाइड बनाना पड़ेगा। अमाइड कैसे बनाएं सर, इथेनॉल से अमाइड कैसे बनाएं, इथेनॉल से अमाइड बनाने का तरीका नहीं, लेकिन एसिड से तो मैंने पढ़ा रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। पहले इसको ऑक्सीडाइज कर दो, क्या डाल दो, केमोनोफोर डाल दो, हीट करोगे, जैसे केमोनोफोर डाल करके हीट करोगे तो कार्बन 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। अमाइड बनाने का तरीका था कि इसके अंदर क्या डाल दो, अमोनिया डाल दो, जैसे अमोनिया डाल करके हीट करते थे, रिएक्शन बताया था, यहाँ से निकलेगा OH, यहाँ से निकलेगा H, तो वाटर निकल जाएगा और अमाइड बनता था। बन क्या गया, CH3CONH2 अमाइड बन गया। अब इसके अंदर ये रीजन डाल दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वाटर डाल करके हाइड्रोलिसिस करा दिया। जैसे किया तो देखो वो CO किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में, बन गया उतने कार्बन वाला अमीन, बन गया आपके सामने इथेनामीन। शब्दों को याद रखो, हो सकता है कन्वर्जन जब मैं लास्ट में रिवाइज कराऊं तो आपको समझ में भी आए। कार्बन बढ़ा करके अमीन बनाना हो, CN वाला मेथड लगाओगे, उतने कार्बन का अमीन बनाना है, अमाइड वाला मेथड लगाओगे। ठीक, अमाइड पहले अमाइड बना लो, फिर अमाइड का रिडक्शन करके बना सकते हो। एक एक कन्वर्जन करके मैं एग्जांपल अपनी बात को जस्टिफाई भी कर रहा हूँ कि कैसे, कौन प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन का यूज कहाँ पे होता है। ये इस मेथड को भी एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे अगले मेथड पे ले चलता हूँ। 2 मेथड बचे हैं प्रिपरेशन के, उनको कंप्लीशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे। बाद में देखिएगा सर, लास्ट नेक्स्ट देखिए मेरा बच्चा, मेरे सामने अगला एक मेथड है मेरा बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं किस नाम से, ये एक नेम रिएक्शन है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, बहुत नहीं लेकिन तब भी आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड, लिख दे रहा हूँ गैब्रियल। अब गैब्रियल की स्पेलिंग भी तो सही निकले, भावनाएं तो समझ रहे हो लेकिन हमको भी तो आना चाहिए। थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। मेरे सामने जो मेथड है मेरा बच्चा, मेरे मेथड का नाम है दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। और ये गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन कहता क्या है, इसको पहले याद करते हैं। पहले मेरा बच्चा ध्यान सुनो, नाम जब तुम्हारे सामने लिख के आया तो पहले 2-3 बातें समझो। तुमको एक तो ये वर्ड मिल जाएगा थैलिमाइड, तो तुमको ये पता चल जाएगा कि यार थैलिमाइड तो इसमें यूज होता ही होता है। पहले आप नाम से जो कीवर्ड निकालने हैं उन पे गौर करिए। आप गैब्रियल थैलिमाइड पे गए तो तुम्हें पता चल गया कि यार ये तो थैलिमाइड इसमें यूज होता ही होता है। और तुम पढ़ किसके रहे हो, प्रिपरेशन पढ़ रहे हो। सिंथेसिस का मतलब प्रिपरेशन, ये किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, अमीन की।
खासकर जनरली ये प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है मेथड। तो गैब्रियल थैलामाइड अमीन, थैलामाइड का यूज करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, थैलामाइड का यूज करेंगे। थैलामाइड का यूज करके हम बनाएंगे क्या मेरा अच्छा, थैलामाइड का, उठो बेटा वहाँ से, चलो वहाँ चलो, उठो ना, मारेंगे तो सही हो जाएगा गधा कहीं का। अरे भैया व्हाट्सएप के चाचे यहाँ देख लो, खाना तो हमने खा लेंगे तो सही हो जाओगे। तुम्हारे जैसे 10 साल का लड़का देख रहे हैं। आदमी अपने को इतना होशियार समझता है, ऐसा लगता है। हाँ ठीक ठीक है, अभी देखना जो बाइडन की कॉल आई होगी तुम्हारे पास, मैसेज आया होगा कि पुतिन का ना कि युद्ध रुकवाना है, तुमसे युद्ध रुका नहीं जा रहा है। ठीक है, ध्यान दो, मेरा दिमाग मेरा एक मुझे पढ़ाने दो, ठीक है। ध्यान से मेरे सामने मेरा सब मेथड क्या है, मेथड का नाम है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। अब ये गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन जो है वो कहता क्या है कि हम इसमें जो थैलामाइड है वो उसका यूज करेंगे, और थैलामाइड के साथ साथ ये अमीन की प्रिपरेशन में यूज होता है। तुम्हें 2 चीज़ याद रखनी है, एक एल्काइल हैलाइड, सॉरी इसको ऐसे याद रखो कि तुम्हें बेस यूज करना पड़ता है, तुम्हें बेस यूज करना पड़ता है, फिर एल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ता है, और फिर तुम्हें क्या करना पड़ता है, बेस यूज करना पड़ता है। तुम्हें ऐसे चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा। देखिए रिएक्शन काफ़ी लेंदी है, ऐसा नहीं है कि तुम रिएक्शन देख रहे हो अपने दिमाग में इमेज बैठा रहे हो, तुमको दिमाग में इमेज बैठ जाएगी, नहीं। तुम्हें अगर रिएक्शन की तैयारी करनी है तो तुम्हें पहले कीवर्ड बैठाने पड़ते हैं, किसी भी चीज़ का, या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कहीं भी। तुम्हें किसी को डेरिवेशन भी याद करना है, तुम्हें एक डेरिवेशन याद करना है कि यार मुझे एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है, तो स्टेप बैठाने पड़ेंगे कि पहला स्टेप डायग्राम बनाएंगे, अगले स्टेप पे क्या लाएंगे, फिर क्या लाएंगे। तो अगर तुम्हें ये याद रखना है तो तुम्हें इतने से ही जानकारी रटनी पड़ेगी। तुम्हें रटना पड़ेगा कि थैलेमाइड का मतलब थैलेमाइड से शुरुआत करते हैं, सिंथेसिस का मतलब भी प्रिपरेशन में यूज होता है। किसकी प्रिपरेशन में, क्योंकि अमीन तो चैप्टर में था तो अमीन की प्रिपरेशन में यूज होता है। और फिर 3 कीवर्ड याद करा दिया हमने, बेस, अल्काइल हैलाइड, बेस। इतना याद करके फिर तुम अगर समझने की कोशिश करोगे जल्दी याद हो जाएगा। देखिए पहले हम थैलेमाइड बनाते हैं। थैलेमाइड देखिएगा, थैलेमाइड कैसे बनता है, ये है बेंजीन, इस बेंजीन में आ गया CO डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया NH। ये भी नहीं है कि तुम इसको पहली बार पढ़ो, थैलिक एसिड से प्रिपरेशन सिखाया गया था। जब तुम थैलिक एसिड में थे तुमने इसको पढ़ा था प्रिपरेशन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब तुम सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले इसमें हम यूज करते हैं बेस, तो हमने इसमें बेस यूज कर लिया। जैसे हमने क्या बेस यूज कर लिया, NaOH या KOH यूज कर लो। हमने बेस क्या यूज कर लिया, KOH यूज कर लिया, ठीक है। देखिए KOH यूज कर लिया। अब जरा रिएक्शन पे जरा गौर करिए, ये थैलेमाइड जो है वो एसिडिक नेचर का है। क्यों एसिडिक नेचर का है, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। जरा गौर करें, ये जब हाइड्रोजन अगर गलती से हटा भी H+ की फॉर्म में, तो निगेटिव चार्ज जो आएगा उसको बहुत बढ़िया तरीके से रिजोनेंस करके स्टेबलाइज कर दिया जाएगा। उसका जस्ट बगल पे 2 जगह कार्बोनिल कार्बन है, 2 जगह पे कार्बोनिल कार्बन का मतलब इस निगेटिव चार्ज को बड़ी आराम से रिजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर लिया जाएगा। हमने आपको ये कई बार जगह पढ़ाया है। देखिए एसिटिक एसिड क्यों, मेरा बच्चा एसिटिक एसिड क्यों होते हैं एसिडिक नेचर के, क्योंकि मालूम है कि अगर ये H यहाँ से रिलीज हुआ, निगेटिव चार्ज को रिजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर लिया जाएगा। तो वहां पर भी देखो 2 जगह कार्बोनिल कार्बन है, मतलब अगर वो निगेटिव चार्ज आया तो तुरंत रिजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर लिया जाएगा। इसका मतलब क्या निकला कि ये एक बेस है, इसका ये मतलब निकला मेरा बच्चा, दिस इज सॉरी एसिड, ये एक एसिड है। एसिड जब बेस से कंबाइन करते हैं तो क्या बनाता है, एसिड बेस, सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ पर पहले सॉल्ट बन जाएगा, फर्स्टली यू विल गेट द सॉल्ट। तुम्हें यहाँ पर क्या मिल जाएगा मेरा बच्चा, सॉल्ट मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N-K+, एक सॉल्ट मिल गया। हमने पहले क्या बोला था, थैलेमाइड तुम लोगे, थैलेमाइड के अंदर क्या यूज करोगे, पहले बेस यूज करोगे, बेस यूज करने के बाद फिर क्या यूज करोगे, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का काम क्या होता था, एल्काइल हैलाइड का काम होता था अमोनिया के H को हटाना, यहाँ K को हटा देगा, वही वैसा ही है, H है वैसे यहाँ K को हटा देगा। जैसे K यहाँ से हटेगा, जरा रिएक्शन को जरा गौर से समझो, यहाँ से K हटा, K हटने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, K हटने के बाद यहाँ पर आ गया N, N-R, यहाँ पर N आ गया मेरा। अच्छा अब ये जो R आया है, ये जो R आया है, ये मेथड काम का है। मैं यहाँ पर रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक काम की चीज़ बता रहा हूँ। एक्चुअली रिएक्शन में हो क्या रहा होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश कर रहा था। ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कोशिश कर रहा था। जब ये यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा ना, तो ये इस पर अटैक कर देगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। कुछ ऐसा होता है रिएक्शन में। ये नाइट्रोजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, ये अपने निगेटिव चार्ज से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, अटैक करता है उस पर। हमने रटवा तो दिया कि K हटाओ R जोड़ दो, वो तो रटने वाली बात हो गई, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि N- से इसके ऊपर अटैक होता है। ये बात काम आएगी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में। अब अभी मुद्दे पे आओ,
यहाँ पर क्या आ गया, आर आ गया। अब अगले स्टेप पे देखो क्या करते हैं। अगले स्टेप पे मेरा प्यारा बच्चा हमने यहाँ पर क्या यूज किया, NaOH। NaOH यूज करते हैं देखो, लेकिन 2 मॉलिक्यूल NaOH के यूज कर लो और हीट कर दो। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाता हूँ। मैं NaOH को ऐसे लिखूंगा, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसको जरा गौर करिए, एक बॉन्ड देखो, मैं इसको यहाँ से ऐसे तोड़ूंगा लाइक दिस, इसको ऐसे यहाँ से तोड़ूंगा। जब इसको यहाँ से तोड़ूंगा तो एक बॉन्ड ऐसे दिखा, एक बॉन्ड ऐसे दिखा। जब ये टूटा तो ऐसे दिखा। और इधर ये क्या आ गया, इधर ये आ गया NR। ठीक है, NaOH को ऐसे समझो, NaOH को समझो तुम कि ये, इसको ऐसे लिख लेते हैं H, नहीं इसको लिख लेते हैं हम लोग O Na। इसको कैसे याद कराएं, ठीक है, इसको ऐसे याद रखो बेटा, NaOH और NaOH। जरा गौर करिएगा अच्छा। और यहाँ याद रखिए कि ये यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये 2 H जो है इसके साथ जुड़ गए और ये 2 इसके साथ जुड़ गए। जब ये दोनों इसके साथ ग्रुप जुड़ेंगे तो देखिए बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा ONA एक इधर लग जाएगा और एक ONA इधर लग जाएगा। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। और लास्ट में इधर क्या आया, RN और 2 H लग गए। देखो ये तुम्हारे सामने क्या बन गया, प्राइमरी। एक बार रफ पे सभी लोग प्रैक्टिस करिए, सभी लोग एक बार रफ पे प्रैक्टिस करिए, रफ निकालिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, देखिए बना के इसको देखिए कैसे बनता है। खुद लिखिए, एक बार देख लीजिए, फिर खुद लिखने की कोशिश करिए। बड़ा गेट बंद करिए, वो बोर्ड चमक रहा है। पहले थैलेमाइड ले लेना, थैलेमाइड के अंदर पहले तुम क्या डाल देना, बेस डाल देना, बेस डाल के फिर एल्काइल हैलाइड डालोगे, फिर बेस डालोगे। थैलेमाइड से शुरुआत होती है, प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। ये 3-4 बातें याद रखोगे तो आराम से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, जल्दी बनाइए बेटा, जल्दी बना के एक बार प्रैक्टिस करिए, खुद लिखने की कोशिश करो, खुद बनाने की प्रैक्टिस करो। फिर अगला एक मेथड बताता हूँ जो ऑनलाइन बच्चे हैं, बेटा समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक 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 ठीक। देखिए मेरा चंद नहीं सीखे, सभी लोग बोर्ड पे देखिए, अब बाद में लिखिएगा। ठीक, ध्यान देखिए, मुझे कंप्लीट भी करना है। मेरे सामने चाय पी रहा था ना, सोचे चाय पी लें, तब तक तुम लोग लिख भी नहीं पाए। 4th मेथड हो गया, अगला 5वां मेथड। मेरे सामने जो 5th था, सॉरी ये 5th था तो 6th मेथड। मेरे सामने जो लास्ट मेथड होता है मेरा बच्चा, इससे हम जानते हैं किस नाम से, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जरा रिएक्शन को देखो, इस पे तुम लोग लिख सकते हो मेरा बच्चा क्या, इस पे आप लोग लिख सकते हो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसी नेम रिएक्शन है जिसमें मैं, अगर आपसे मैं पढ़ाते समय पिछली भी भी बोला था कि मैं अगर तुमसे कहूँ कि मुझे 10 ही केवल नेम रिएक्शन बताना हो, क्योंकि तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक से 10 रट के जानी है, तो उसमें से ये आएगा जरूर। 10 तो छोड़िए, मैं 5 अगर मुझे बोलनी है, कोई मेन 5 कल रट के जानी है तो उन 5 में से ही आएगा। और अमीन की 2 रिएक्शन उसमें आ जाती है मेन 5 में से। अमीन की एक कार्बोलामाइन रिएक्शन आ जाती है, एक हाफमैन ब्रोमामाइड आ जाती है, और भी बहुत सारी नेम रिएक्शन है, लेकिन मेन रिएक्शनों में से भी ये मोर देन इंपॉर्टेंट कंटेंट में आ जाता है।
अब हाफ मैनन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के नाम के अंदर बहुत बातें छिपी हैं। क्या बात नाम के अंदर छिपा है? पहले यहाँ से देखिए, इससे पता चलेगा कि इसमें रीजेंट में ब्रोमीन यूज होता है। ठीक है, किसके अंदर यूज होता है? अमाइड के अंदर। अमाइड यहाँ पर रिएक्टेंट लेते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन का मतलब कमी होता है, मतलब याद हो जाएगा कि एक कार्बन कम होता है, एक कार्बन लेस होता है। तो कम से कम ये जब 2-3 बातें तुम्हारे दिमाग में आई तो तुम पूरा रिएक्शन दिमाग में बैठा लोगे कि हाफ मैनन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो होती है, हाफ मैनन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में अमाइड लेते हैं। अमाइड का मतलब एसिड अमाइड लेते हैं, उसके अंदर हम ब्रोमीन यूज करते हैं बेस के साथ, और उससे एक कम कार्बन वाला अमीन बनता है। तो काम भर के तो नाम से ही आ गया, इतना तो एग्जाम में लिख के देगा वो। अगर नेम रिएक्शन आएगा इतना तो खुद ही लिख के देगा, मतलब आपको उसने आधा आंसर तो खुद ही बता दिया, आपको बस खाली कैच करना है उसको। अब रिएक्शन क्या कहता है? रिएक्शन कहता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी एसिड अमाइड होता है, तुम क्या करो कि इस एसिड अमाइड के अंदर तुम क्या यूज कर लो? Br2 किसके साथ? NaOH के साथ। Br2 NaOH के साथ यूज करो। या तो ऐसे लिखा होता है Br2 NaOH, या तो Br2 NaOH ऐसे लिखा होता है, NaOBr ऐसे करके भी लिखा होता है। तो ऐसा नहीं कि पहचान नहीं पा रहे हो। इसको हम पढ़ते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड हैलाइट, मतलब ये NaO वैसे Cl2 भी यूज करता नहीं, लेकिन Br2 ही लिखे। सोडियम हाइपोब्रोमाइड ऐसे यूज करते, सोडियम हाइपोब्रोमाइड ऐसे करके नाम बोले। तो रीजेंट को जरा गौर करो, Br2 NaOH लिखा है या NaOBr लिखा, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि Br2 NaOH के साथ कंबाइन करके बनाता यही है। इसका काम ही बड़ा सिंपल है, एक ही काम है, C डबल बॉन्ड O को करके क्या करता है ये, इसको रिमूव कर देता है, इसको खाली रिमूव कर देता है। क्वेश्चन पे ज़्यादा तुमको सोचना ही नहीं। क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ से CO निकल जाएगा और CO निकलेगा, देखो अमीन बन गया। अमीन जो बना उसमें एक कार्बन क्या हो गया? लेस हो गया। 1 कार्बन लेस जो वाला जो अमीन है वो एक कार्बन लेस वाला जो अमीन है वो बन गया। बाई प्रोडक्ट याद रखने हैं तो तुम चाहे याद कर सकते हो कि इसमें Na2CO3 प्लस वाटर ये सब जो होते हैं ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनते हैं, लेकिन बहुत कम जरूरत पड़ता है। मुझे नहीं लगता है कि इतना बैलेंस फॉर्म में तुम्हें कोई खास रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो पूरी जनरल इक्वेशन याद कर लो। बुकों में रिएक्शन देखोगे ऐसे लिखा होगा HCrCONH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH। 4NaOH देखे तब वो बैलेंस किया हुआ है। तो आप चाहे पूरी बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में याद करो, चाहे ऐसे जैसे जनरल फॉर्म में लिखा है वैसे याद कर लो। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। ऑर्गेनिक की एक सबसे बढ़िया बात यह है कि उसमें तुम्हें बैलेंसिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। तुम्हें मेन जो प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, वो काम की बातें लिखी है वो समझ जाता है एग्जाम में। इवन टॉपर जो होते हैं वो भी नीचे नाम नहीं लिखते, लेकिन अगर आप नाम लिख दोगे तो और अच्छा है। जैसे इसका नाम लिख दो, नीचे लिख दो ये एसिड अमाइड है, ये जो है ये अमीन बना है आपके सामने, ये जो बना है ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम ब्रोमाइड है, ये वाटर है, ऐसे नीचे नाम भी लिख दिया करो। ये भी एक अच्छी आदत होती है जब कोई चीज लिखा करो। इस रिएक्शन का यूज क्या होता है? दिस रिएक्शन इज यूज, नोट कर लिख देता हूं। ये रिएक्शन कब यूज होती है? दिस रिएक्शन इज यूज व्हेन अमीन का कोई कन्वर्जन हो, व्हेन अमीन का कोई कन्वर्जन हो विद 1 कार्बन लेस, एक कार्बन लेस वाला, जब तुम्हें क्या बनाना हो? अमीन बनाना हो, एक कार्बन लेस वाला अमीन बनाना हो, तब तुम हाफ मैनन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज करते हो। जैसे मान के चलिए मैं एक कन्वर्जन फिर से करा दे रहा हूं जैसे वहां कराया था इससे पहले वाले में। मान के चलो तुम्हारे सामने लिखा क्या है? तुम्हारे सामने लिखा है इथेनॉल टू मिथेनामीन, इथेनॉल टू मिथेनामीन। तुम्हें इथेनॉल से मिथेनामीन में बनाना है, और चाहो तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तुमको ऐसे बनाना हो इथाइल अमीन टू मिथाइल अमीन। जरा हमें ये बताइए क्या हमने नाम लिखा है? ये कॉमन नेम लिखा है कि IUPAC नेम लिखा है? ये कॉमन नेम है। इन दोनों के IUPAC नेम क्या क्या हो जाता है? इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम क्या क्या हो जाता है? इथेनामीन और मिथेनामीन। तो कन्वर्जन पे ध्यान दो, हो सकता है इथेनामीन टू मिथेनामीन या इथाइलामीन टू मिथाइलामीन, तो वो चीज़ें आप क्लियर कर लो। एक कार्बन कम है, खुद ही पता चला है। एक रिएक्शन अभी तुमने पढ़ी नहीं है, वो मैं मेरी आगे चल के बता दूंगा, लेकिन अभी बस गौर कर लीजिए। जैसे कि तुम्हारे सामने अगर इथाइलामीन है, मैं इस इथाइलामीन की रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ। ये भी इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ लोगे। तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल कन्वर्ट इनटू द इथेनॉल। अभी मान के चलो कि तुम कन्वर्जन इथेनॉल से कर रहे हो, ठीक है? अभी मान के चलो तुम कन्वर्जन इथेनॉल से कर। ये रिएक्शन जो है सर ये हम कब पढ़ेंगे? अभी इसी चैप्टर के केमिकल रिएक्शन में मैं कवर कर लूँगा।
तो तुमने इथेनॉल बना लिया, लेकिन एक कार्बन अगर कम करना है तो पहले अमाइड बनाना पड़ेगा। अमाइड तब बनता है जब एसिड बन जाए तुम्हें, तो इसको तुम्हें एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या K2Cr2O7 हीट कर दो। जैसे तुमने इसको पुट करके हीट किया तो देखो क्या बन गया, इथेनॉइक एसिड बन गया। अमोनिया डाल करके हीट कर दोगे, जैसे अमोनिया डाल करके हीट कर दोगे तो वाटर निकल जाएगा यहाँ से। जैसे यहाँ से वाटर निकलेगा OH और H, तो ये बना क्या देगा, अमाइड बना देगा। अब अमाइड के अंदर तुम क्या यूज कर लो, Br2NaOH यूज कर लो, Br2NaOH। जैसे Br2NaOH यूज किया, आपको मालूम है कि CO यहाँ से निकल जाएगा। जब CO यहाँ से निकलेगा देखो तुम्हारे सामने बन गया, दैट इज मिथेनामीन या मिथाइलामीन बन गया। तो ये रिएक्शन यूज होता है जब तुम्हें एक कार्बन कम करना हो, तब ये रिएक्शन ज़्यादातर यूज होता है। मैं कुछ एग्जांपल दे करके भी इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो। चलिए, सारी प्रिपरेशन आपकी कवर हुई, 6 प्रिपरेशन। पहली प्रिपरेशन बताइए कौन सी मैंने बताई थी आपको, पहली प्रिपरेशन नाइट्रो कंपाउंड का डिटेक्शन करके। रीजेंट कौन होता था, रीजेंट पेज क्यों पलट रहे हो भाई, SnHCl, FeHCl या फिर H2 पैलेडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में। दूसरा अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड करके। तीसरा तुम्हारा था साइनाइड का रिडक्शन करके, साइनाइड के रिडक्शन में वही H2 पैलेडियम या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। चौथा जो था तुम्हारे सामने अमाइड का रिडक्शन करके। पांचवा तुम्हारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस था, और छठा तुम्हारा हार्मोनियम ब्रोमाइड डिग्रेडेशन था। कौन सी रिएक्शन का क्या काम होता है ये भी दिमाग में रखोगे तो अपने आप चीज़ें तैयार होती चली जाएंगी। हर रिएक्शन का अपना एक यूनिक वर्क होता है, बस तुम्हें रिएक्शन का वर्क आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं तुम्हें रटना हर जगह पे पड़ता है। कोई कहे कि नहीं यार ये तो सर केमिस्ट्री जो है वो तो बहुत रटने वाली चीज़ है, मैथ में तुम्हें नहीं रटना होता, ऐसा नहीं होता। मैथ में भी रटते हो, मैथ में भी तुम्हें इंटीग्रेशन करना होता है, तो इंटीग्रेशन में तुम्हें मालूम है कि cos 2x या cos 3x के पहले फॉर्मूले याद होते हैं। फिर तुम्हें मालूम है कि अगर कोई इंटीग्रेशन इस टाइप का आया तो उसका एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम याद करते हो तुम कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। तो वैसे यहाँ पर भी वही चीज़ है, तुम्हें रीजन याद करने पड़ेंगे कि कौन से रीजन का क्या काम है, फिर क्वेश्चन बनने लग जाएंगे आपसे। चलिए फिर इसके बाद आगे चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी को जरा गौर से समझिएगा। सारे पेज अभी लास्ट में ले आऊँगा, लास्ट में सारे पेज एक साथ देखिएगा, ठीक है। बोर्ड पे देखिए अच्छा सभी लोग। मेरे सामने आता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जरा गौर से सुने, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं ज़्यादा प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं करूंगा, केवल वो बातें डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आती हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो इनकी स्टेट है, कि इनकी स्टेट क्या होती है। जनरली तुम देखोगे कि जनरली इनकी जो स्टेट होती है, जैसे 1, 1, 2, 2 या फिर 3 लेस कार्बन वाले लिख सकते हो, लेस कार्बन वाले। बड़ा पढ़ाते समय बातें मत किया करो, नहीं तो क्लास छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। क्लास छोड़ के जाइए, मुझे मालूम है आपको इतना नहीं आता कि तुम्हें आपस में बात करने की जरूरत हो। अगर तुम इस लायक होते कि नहीं तुम आपस में बात कर सकते हो, फिर मैं टोकता ही नहीं। तुम इस लायक हो ही नहीं, तुम हम जितनी चीज़ बता रहे हैं इसके अलावा तुम इसी चीज़ को 5 बार सुनो तब भी तुम नहीं कर पाओगे उतना। इसीलिए कम से कम एक बात तो सुन लो, 5 बार तो तुम सुनोगे नहीं। तो इसलिए मेरा सब बातें ना करो पढ़ाई के दौरान, ठीक है। तो लेस कार्बन वाले जो अमीन होते हैं, लेस कार्बन वाले 1, 2, 3, 4 कार्बन वाले अमीन, वो ज़्यादातर तुम देखोगे कौन सी स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में। और इसके पीछे वजह भी होती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक ठाक होती है। ठीक ठाक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जनरली लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं। क्योंकि कम कार्बन वाले जो एल्केन होते थे वो अगर तुम देखो वो गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि माना हम कहें कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लेकिन अमीन जो है वो लिक्विड की फॉर्म में है। कोई भी लिक्विड में होता है इसलिए क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लिक्विड में और ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स तो सॉलिड में। इसी में एक चीज़ और तुमको मिलती है कि जैसे मोर नंबर कार्बन वाले अमीन जो होंगे, मोर नंबर कार्बन वाले जो अमीन होते हैं, मोर नंबर कार्बन वाले जो अमीन होते हैं वो तुम्हें किस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में। क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, कार्बन ज़्यादा होने की वजह से वंडर वाल फोर्स भी बढ़ जाते हैं, और वंडर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो उसको सॉलिड फॉर्म दे देते हैं। तो ये तो एक बेसिक आप फिजिकल स्टेट तुमने पढ़ लिया कि इनकी जनरली फिजिकल स्टेट क्या होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बातों पे। फिजिकल स्टेट के अलावा अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। हम अगले स्टेट पे आ जाते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी पहले हम बात करेंगे किसके अंदर, इन द वाटर के अंदर। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी इन द वाटर। जब मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं वाटर के अंदर तो हम बोलते क्या है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, क्यों, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। बट
as the size of alkyl group increases, as the size of alkyl group increases, जैसे alkyl group का साइज जो होता है इंक्रीज होता है, increases, then solubility decreases, तो solubility क्या हो जाती है मेरा बच्चा, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, वजह था क्या कि जब एल्काइल ग्रुप का जब साइज होता है, जब एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है, देन पोलैरिटी जो होती है, पोलैरिटी ऑफ NH बॉन्ड की जो पोलैरिटी होगी वो घटने लग जाएगी। सब पढ़ाया गया है, मुझे बार बार रीजन बताना की जरूरत महसूस होती नहीं है। एल्कोहल में भी यही पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही पढ़ा था कि स्मॉलर वाले पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्यूबल है, एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाती थी। जितना इथेनॉल मिथेनॉल सॉल्युबल है उतना हेक्सेनॉल सॉल्युबल नहीं है। बिगर एल्काइल ग्रुप, ज़्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप, तो OH बॉन्ड की, NH बॉन्ड की, OH साइड की सबकी पोलैरिटी घट जाती है। और पोलैरिटी इज द रीजन फॉर द सॉल्युबिलिटी इन द वाटर। पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी होती है पोलैरिटी की वजह से, और पोलैरिटी घटेगी तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। और पोलैरिटी क्यों घटती थी, कोई अगर उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, बिगर एल्काइल ग्रुप है, अगर एल्काइल ग्रुप बड़े साइज का है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन खुद खींचने की पावर घट जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं तो चार्ज नहीं डेवलप होंगे, ज़्यादा चार्ज नहीं डेवलप होगा, पोलैरिटी नहीं आएगी। ये सब रीजन एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। तो अगर तुमसे कोई बोले कि इथेनामीन और ब्यूटानामीन में किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो तुम कहोगे इथेनामीन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ब्यूटानामीन। सॉल्युबिलिटी के बाद तीसरा पॉइंट, इसका तो क्वेश्चन आपकी बुक में अभी जो प्री बोर्ड हुआ था उसमें मैंने दिया था आपका, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। चलिए हम बॉइलिंग पॉइंट पे कमेंट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जरा गौर करिएगा। जब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो पहले बिटवीन में देख लो। बिटवीन में देखें तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है किससे, नॉर्मली अमीन से, और वो ज़्यादा होता है नॉर्मली एल्काइल हैलाइड से, और वो ज़्यादा होता है नॉर्मली हाइड्रोकार्बन से। एक तो ऑर्डर याद रखो, दूसरों के साथ कंपेरिजन नहीं आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का तो उससे भी ज़्यादा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब जाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट तो और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर भी ज़्यादा होने लगते हैं। तो ये एक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में जाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर अल्कोहल का, फिर अमीन का, फिर एल्काइल हैलाइड का, फिर हाइड्रोकार्बन का। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर अल्कोहल का, फिर अमीन का, फिर एल्काइल हैलाइड का, फिर हाइड्रोकार्बन का। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपेरिजन नहीं देते हैं ज़्यादातर। वो जब देते हैं तो इन दोनों के बीच में कंपेरिजन आता है ज़्यादातर एग्जाम में, कंपेरिजन बिटवीन इन दिस, इन सब के बीच में कंपेरिजन आता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई क्यों, वाई, हम पूछे कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है इज ग्रेटर देन अमीन। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अमीन से ज़्यादा क्यों है, वो भी कंपेरेबल मास में। मास अगर ज़्यादा होता है तो अलग ही कहानी है। कंपेरेबल मास की मैं बात कर लूँ, फॉर कंपेरेबल मास के केस में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अमीन से ज़्यादा क्यों होता है। तो हम रीजन क्या बोलते थे, यहाँ पर तुम अगर देखो ये है OH बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर है आपके सामने NH2 बॉन्ड। ये बॉइलिंग पॉइंट होता है मेरा बच्चा किसकी वजह से, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। मतलब एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, वैसे एक अमीन दूसरे अमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म लाइक दिस, ये N-H+, यहाँ पर O-H+। हमको खाली जरा ये बताओ, हमें जरा ये बताओ OH और NH में से किस पे पोलैरिटी ज़्यादा आएगी, OH में कि NH में? OH और NH में पोलैरिटी किस पे ज़्यादा आएगी, OH में। क्यों OH में पोलैरिटी ज़्यादा आएगी, क्यों OH में ज़्यादा पोलैरिटी आएगी? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई भले हम ये कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, एक तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज़्यादा नेगेटिव, इस पर ज़्यादा पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मतलब आप कहोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमीन्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनके कंपैरिजन में अल्कोहल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यू टू हाई पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, NH बॉन्ड के। NH बॉन्ड के कंपैरिजन में OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होती है।
इसलिए अगर अल्कोहल और अमीन में कंपेयर करने को कोई कहे तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये पहले सिंपल सा रूल है। बॉइलिंग पॉइंट कोई एक कॉन्सेप्ट से नहीं क्लियर होगा, इसमें तो ये मान के चलो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। एसिड, अल्कोहल, अमीन, अल्काइल हैलाइड, इनमें अगर कोई बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को कहे तो अल्कोहल अमीन में तो अल्कोहल का ज़्यादा होता है। एसिड से भले कम हो लेकिन अल्कोहल से तो ज़्यादा, अमीन से तो ज़्यादा, मतलब अमीन से ज़्यादा होता है अल्कोहल का। अब अगला देखो, बॉइलिंग पॉइंट में ही चल रहे हैं अभी, बॉइलिंग पॉइंट ही मैं पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट में पॉइंट नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट में पॉइंट नंबर 2, पहले तो नॉर्मल रूल पे आते हैं। नॉर्मल रूल क्या कहते थे? नॉर्मल रूल आपको मालूम है कि जब भी तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट देखना हो, जब भी तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट देखना हो तो सबसे पहला रूल, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। फिर बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। कम से कम 4 नहीं 10 बार ये बातें बताई गई हैं कि क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो वंडर वॉल फोर्स ज़्यादा होंगे। आपको मालूम है कि जब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वंडर वॉल फोर्स ज़्यादा होंगे, वंडर वॉल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, वंडर वॉल फोर्स थोड़ा मजबूत होगा, वंडर वॉल फोर्स मजबूत होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ बताया गया था, यहाँ पर रीजन बताया गया था कि एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज, जैसे जैसे ब्रांचिंग जो होती थी मेरा बच्चा, ब्रांचिंग तुम बढ़ाओगे, ब्रांचिंग के बढ़ाने से सरफेस एरिया घटेगा। सरफेस एरिया जो होता था वो क्या होता था? घटता था। सरफेस एरिया घटेगा तो वंडरवॉल फोर्स घटेंगे, वंडरवॉल फोर्स घटते थे और वंडरवॉल फोर्स घटेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी मेरा प्यारा बच्चा क्या होता था? कम होता था। बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता था। ये पढ़ा है तुमने, कोई पहली बार नहीं रूल पढ़ रहे हो, सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो बॉइलिंग पॉइंट का ये रूल तो भूलना नहीं, वो तो हर एक केस में काम आता था। जितने भी केस पढ़े सब में ये केस काम आता ही था। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा आगे बात करते हैं, आगे की तरफ थोड़ा चीज़ों को देखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट में बिटवीन दी अमीन्स, तीसरा केस आता है बिटवीन दी अमीन्स। बॉइलिंग पॉइंट हमें देखना है अमीन्स के बीच में, बिटवीन दी अमीन्स। तुम्हारे सामने अगर तुम देखो तो प्राइमरी अमीन जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में? सेकेंडरी अमीन के कंपेरिजन में। वो ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में? टर्सरी अमीन के कंपेरिजन में। ऑफ कंपेरेबल मास, अगर मास ज़्यादा होगा तो कंपेयर ही नहीं करोगे, मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा ही हो जाएगा। फिर तो यही रूल का साफ साफ कहता है, मास ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ब्यूटानामीन है, इथेनामीन है, कंपेयर की कोई बात ही नहीं, ब्यूटानामीन का ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर मेरा बच्चा कि ये कंपेरेबल मास है, कंपेरेबल मास है, अगर कंपेरेबल मास है तो कंपेरेबल मास के केस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? प्राइमरी मीन का, फिर सेकेंडरी मीन का, फिर टर्सरी मीन का। बता देख लो। जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल लिखना चाहता हूँ, मैं ये लिखना चाहता हूँ जैसे लिखा है ऐसे CH3 CH2 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 NH2, ये है ब्यूटानामीन। मैं इसको सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट कर दूँ लाइक दिस, CH3 CH2, यहाँ पर लगा दूँ मैं NH, यहाँ पर मैं लगा दूँ CH2 CH3, ये सेकेंडरी अमीन हो गया। और इसको मैं अगर ऐसे कन्वर्ट कर दूँ CH3N, यहाँ पर मैं लगा दूँ CH2 CH3 और यहाँ में लगा दूँ CH3। देखो तीनों को काउंट कर, तीनों को देख लो, तीनों में कार्बन के नंबर, हाइड्रोजन सब कुछ बराबर, तीनों में मॉलिक्यूलर मास सेम है, तीनों में मॉलिक्यूलर मास सेम है। लेकिन फिर अंतर क्या है? अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ अमीन? एक प्राइमरी अमीन है, एक सेकेंडरी अमीन है, एक टर्सरी अमीन है। इसमें ब्रांचिंग का कहाँ से, एक मतलब थोड़ा सा ब्रांचिंग हो रही है एक तरीके से। नहीं मैं ब्रांचिंग माना हूँ, बल्कि ब्रांचिंग वहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन इन दोनों में तो बिल्कुल ब्रांचिंग नहीं है ना। तो मतलब ब्रांचिंग एक तरीके से नेग्लेजिबल है, ब्रांचिंग का उतना कॉन्सेप्ट इसमें नहीं इंक्लूड करोगे। ब्रांचिंग तो जनरली कार्बन के बीच की ब्रांचिंग की बात करते हैं, कार्बन चेन की ब्रांचिंग की बात ज़्यादा करते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या होती है? जरा एक बात करिएगा, ये प्राइमरी अमीन है, जरा देखिएगा प्राइमरी अमीन, ये है प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन है, ठीक, और ये लोन पेयर हो गया, ठीक है। ये है सेकेंडरी अमीन, ये है, यहाँ बना दे रहा हूँ प्राइमरी अमीन, इधर हम बना दे रहे हैं सेकेंडरी अमीन। एक प्राइमरी अमीन बना दिया और एक हमने बना दिया सेकेंडरी अमीन। फिर हमने एक बना दिया मेरा अच्छा दैट इज नोन एज टर्सरी अमीन। फिर हमने एक बना दिया टर्सरी अमीन। ये सेकेंडरी अमीन है और ये क्या है? टर्सरी अमीन है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनते हैं वो हाइड्रोजन और लोन पेयर भी बनाता है। देखो ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? देखिए प्राइमरी अमीन किसी दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना होगा, प्राइमरी अमीन को दूसरे अमीन के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना होगा तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा? देखिएगा, एक यहाँ से बना लेगा, एक यहाँ से बना लेगा लोन पेयर से, एक यहाँ से, तो ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? एक हाइड्रोजन की तरफ से और एक लोन पेयर की तरफ से। ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? केवल एक। ऐसा नहीं कि टर्सरी अमीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, बना सकता है लेकिन नहीं बना पाएगा, तो बिल्कुल ही नहीं बना पाएगा,
क्योंकि लोन पेयर तो है लेकिन दूसरे के पास हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए, दूसरे टर्सरी अमीन पर एक और टर्सरी अमीन रख दो, कहाँ इसके पास हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास कम से कम हाइड्रोजन है और दूसरे लोन पेयर के साथ भी बना सकता है। मतलब अगर आप कहोगे इसके पीछे की वजह क्या है, इन प्राइमरी अमीन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मोर देन सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन इन बिटवीन प्राइमरी अमीन। मतलब प्राइमरी अमीन जो है ना उनके बीच में ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, सेकेंडरी अमीन में नहीं बनते, टर्सरी अमीन में नहीं बनते हैं। और क्यों? क्योंकि प्राइमरी अमीन में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तीन तरह से बन सकते हैं। तो अगर एक प्राइमरी अमीन है दूसरा प्राइमरी अमीन है तो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, एक सेकेंडरी अमीन है दूसरा सेकेंडरी अमीन है उतने हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाने की पावर की वजह से प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी अमीन से ज़्यादा होता है, फिर टर्सरी अमीन से ज़्यादा होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर ये तीन बातें तुमने अच्छे से समझ ली फिर तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट का कंपेरिजन आप हमेशा कर ले जाओगे, कभी भी बॉइलिंग पॉइंट के कंपेरिजन में तुम नहीं फंसने वाले। बॉइलिंग पॉइंट का कंपेरिजन तुमसे आराम से हो जाएगा। तीनों रूल अगर समझ गए हैं तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन से आप क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर सारे पेज आपके सामने लेके आता हूं, कोशिश करूंगा पीडीएफ कन्वर्ट करके भेज भी दूंगा। देखिए मेरा प्यारा बच्चा, जरा हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया CH3 CH2 यहाँ लिख दिया NH2, यहाँ में लिख दिया CH3 CH2 OH, यहाँ लिख दिया हमने CH3 CH2 CH, फिर हमने यहाँ लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया हमने CH2 NH2, फिर हमने यहाँ लिख दिया CH3 N CH3 C2H5, ठीक है। ये चार क्वेश्चन, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, और एक हम यहाँ पर और क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, ये डाल दे रहे हैं CH3 CH2 NH2, ये पांचवा। क्या बता पाओगे इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? इनमें से सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है? पांचवे का, बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पांचवे का है। क्यों? मोलर मास ज़्यादा। पहले तो मोलर मास देखेंगे। आप बताओ चारों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? सेकंड का, क्योंकि अमीन के बीच में अल्कोहल का ज़्यादा होता है। लेकिन अल्कोहल का ज़्यादा होने का मतलब नहीं कि मॉलिक्यूलर मास को तुम क्रॉस कर दोगे। पहला रूल तो मॉलिक्यूलर मास ही, इसीलिए हमने क्वेश्चन ऐसे बनाया कि रूल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो सबसे ज़्यादा पांचवे का, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब मोलर मास है। अब बिटवीन ये सब कंपेरेबल है, काउंट करके देख लो, लगभग मास बराबर है सबका। इनमें अल्कोहल का भी ज़्यादा हो जाएगा। अब ये बचे तीन, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 में से प्राइमरी अमीन का ज़्यादा होता है। ये प्राइमरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है। देखो ये प्राइमरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है, और वो टर्सरी अमीन है। प्राइमरी अमीन का टर्सरी में से ज़्यादा होता है, तो प्राइमरी अमीन का टर्सरी में से ज़्यादा होगा। और इन दो प्राइमरी अमीन में से किसका ज़्यादा है? पहले वाले का, क्योंकि ब्रांचिंग होने से कम हो जाता है। मतलब अब ज़्यादा किसका है? फर्स्ट वाले का। ब्रांचिंग से कम हुआ, फिर कौन सा आया? थर्ड वाला, और फिर सबसे आखिरी में कौन आया? फोर्थ वाला। अगर तुम ये समझ गए हो तुमसे बॉइलिंग पॉइंट नहीं गलत होगा, बोर्ड का तो क्वेश्चन नहीं गलत होगा, इससे कठिन नहीं दे सकते हो। हमने मिक्स कर दिया, लगभग जितना मुझे मिक्स करना था सब मिक्स कर दिया मैंने। तो एक क्वेश्चन लिखो, बार बार समझो उसको। लेकिन अगर एक क्वेश्चन तुमने लिख करके बार बार समझने की कोशिश कर लिया ना, तो तुमसे क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। आई होप बॉइलिंग पॉइंट तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैं बॉइलिंग पॉइंट के आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट के आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जरा ध्यान से क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। पुराना पेज पलट दूँ क्या? पहले लास्ट में ही भेज दूंगा, ठीक है, लास्ट में। चलिए आगे बात करते हैं, सुनिए। देखिए मेरे सामने अगली कहानी निकल के आती है मेरा बच्चा, किसका? बेसिक नेचर ऑफ अमीन के बारे में। कि अमीन का जो बेसिक नेचर होता है, जरा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अमीन का जो बेसिक नेचर में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है।
पहले तो बात यही हम करते हैं कि भाई अमीन जो होते हैं ये अमीन या अमोनिया के डेरिवेटिव ये बेसिक नेचर के होते क्यों हैं। अमीन के बारे में कुछ बातें सुन लो। मैंने जो शुरू में पढ़ाया था ना, तो मैंने बोला था कि अमीन जो होते हैं ये अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। अमोनिया में हाइड्रोजन को हटा करके जब हम क्या लाते थे एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, तो अमीन बनते थे। जरा अगर मैं इनकी ज्योमेट्री की बात करूँ, जैसे अमोनिया है, अमोनिया का अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ स्ट्रक्चर क्या है इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर वो मेरा बच्चा कैसा होता था, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री जो होगी, ज्योमेट्री वो मेरा बच्चा क्या होगी, पिरामिडल होगी। ये जब आप कभी पढ़ोगे ना उसमें क्या कहते हैं 11th में, तो आपको स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री के बीच में अंतर पता चलेगा। ज्योमेट्री पिरामिडल है लोन पेयर के कारण और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल का मतलब एंगल 109 डिग्री होने चाहिए, बट ड्यू टू लोन पेयर, लोन पेयर के कारण मेरा बच्चा ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल लेस देन होता है 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है, लगभग वो 105 डिग्री के आसपास होता है। तो आपसे वो ये भी कह सकते हैं कि अमोनिया या अमीन में बॉन्ड एंगल 105 क्यों होता है। टेट्राहेड्रल होने के बावजूद भी उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, लेकिन 105 होता है बॉन्ड एंगल। टेट्राहेड्रल में 109 होता है लोन पेयर के कारण। लोन पेयर होता है तो वो बॉन्ड पेयर को अंदर दबा देता है, बॉन्ड एंगल कम कर देता था। वी स्क्वायर थ्योरी में मैंने पढ़ाया होगा। फिलहाल ये बातों को क्लोज होने के बाद हम वापस अपना आ जाते हैं अमीन्स पे, क्योंकि वो बीच में याद आ गया तो इसलिए मैंने बता दिया। अमीन बेसिक नेचर के होते क्यों हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, they have tendency to donate electron, they have tendency to donate electron, इसीलिए ये कहलाते क्या हैं, इसीलिए कहलाते हैं लुईस बेस। इसीलिए वो कहलाते क्या हैं, लुईस बेस। अमोनिया या अमीन लुईस बेस होते हैं, अमोनिया या अमीन लुईस बेस होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर होने के कारण वो लुईस बेस होते हैं। जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की होती है, और जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की होती है वो लुईस बेस कहलाते हैं। दैट्स वाई द अमोनिया और द अमीन आर नोन एज लुईस बेस। इसलिए हम अमोनिया या अमीन को क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। दूसरी वजह भी है, ये अमीन जो होता है, ये अमीन जो होते हैं ये जनरली लोन पेयर के कारण H+ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब H+ को एक्सेप्ट करते हैं तो ये बना देंगे लाइक दिस। और आपको मैं बता दूं कि जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं, जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं उनको भी मेरा प्यारा बच्चा हम बोलते हैं किस नाम से, बेस के नाम से बोलते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट में था, उनको भी बेस बोलते। जो H+ को लूज करते हैं, जो H+ लूज करेंगे वो एसिड, जो H+ को गेन करेंगे वो बेस। तो H+ को गेन करने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, बेस। ड्यू टू टेंडेंसी टू H+ को गेन कर सकते हैं लोन पेयर के कारण, H+ को अट्रैक्ट कर लेंगे लोन पेयर के कारण, इसलिए भी वो बेस होते हैं। तो अमीन तो बेस होते ही, मतलब उसमें कोई नई बात नहीं है। अमीन बेस होते हैं लोन पेयर के कारण या तो H+ को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी की वजह से। लेकिन हम यहाँ पर कुछ बातें थोड़ा सा देख लेते हैं कि अमीन की ये बेसिसिटी जो होती है वो कैसे कैसे डिसाइड होते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज एलिफेटिक अमीन वर्सेस एरोमेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन वर्सेस एरोमेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन वर्सेस एरोमेटिक अमीन। मैं एलिफेटिक अमीन वर्सेस एरोमेटिक अमीन पे चलता हूँ। ये क्या होता है, जब मैं एलिफेटिक अमीन वर्सेस एरोमेटिक अमीन में जाता हूँ तो एलिफेटिक अमीन क्या हो गया, एलिफेटिक अमीन ये हो गया RNH2, ठीक है, और एरोमेटिक अमीन जो है वो ये हो गया। जरा बताओ इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक नेचर का, एलिफेटिक या एरोमेटिक? साथ पढ़ा है एक बार, एलिफेटिक होगा। एलिफेटिक अमीन जो होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं। ये क्या होते हैं, मोर बेसिक होते हैं। वजह पे जरा गौर करें, इसमें क्या होता था, एरोमेटिक अमीन में रिजोनेंस होने लगता था। क्या बोलोगे, इन एरोमेटिक अमीन, इन एरोमेटिक अमीन ड्यू टू रिजोनेंस, ड्यू टू रिजोनेंस, रिजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन डिक्रीजेज। सो their tendency to donate electron, to donate electron, to donate electrons also decreases। उनके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ऑल्सो डिक्रीजेज। दैट्स वाई एरोमेटिक अमीन आर लेस बेसिक, एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक, एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक।
इसलिए एरोमेटिक अमीन जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं। तो अमीन में पहला तो अमीन का जो तुमने बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा वो किसके बीच में मेरा प्यारा बच्चा हम लोगों ने डिस्कस किया, वो बिटवीन द हमने डिस्कस किया एराइल अमीन मतलब एरोमेटिक अमीन या फिर नॉर्मल अमीन के बीच में। अब हम बात करते हैं और अमीन के बेसिक नेचर के बारे में। सिंपल सी कहानी है, कोई कठिन कहानी नहीं। मैं इसी के अगले कुछ कहानियों पे आता हूँ, इन कहानियों को ज़रा गौर करिएगा। अमीन के बेसिक नेचर की अगर हम बात करें तो अमीन का बेसिक नेचर थोड़ा अजीब तरीके का है, इसलिए अमीन का बेसिक नेचर ज़रा देखिएगा। बेसिक नेचर ऑफ अमीन, बेसिक नेचर ऑफ अमीन, अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अब लिखिएगा नहीं, अब ध्यान सुनिएगा, ये काम की चीज़ है। बेसिक नेचर ऑफ अमीन जो होता है, बेसिक नेचर ऑफ अमीन डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर, वो कई सारे फैक्टर पे बेसिक नेचर ऑफ अमीन जो होता है वो डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? पहला फैक्टर नंबर 1, अगर मैं इसको इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन करूं, अगर मुझे इंडक्टिव इफेक्ट से इसको एक्सप्लेन करना हो, आखिरी में मुझे रिजल्ट रटना होगा, आखिरी में मुझे रिजल्ट रटना होगा, लेकिन रिजल्ट रटने से पहले आप चीज़ों को समझ लो। अगर मुझे इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन करना हो बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन, ये है टर्सरी अमीन, दिस इज द टर्सरी अमीन, जरा हमें बताइएगा, ये है मेरा बच्चा प्राइमरी अमीन, ये है प्राइमरी अमीन, और ये है मेरा बच्चा सॉरी सेकेंडरी अमीन, ये हो गया प्राइमरी अमीन। अब जरा हमें बताओ कि इनमें से कौन तुम्हें लगता है ज़्यादा बेसिक नेचर का है? अगर इंडक्टिव इफेक्ट से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें, इंडक्टिव इफेक्ट से कौन ज़्यादा बेसिक नेचर का लग रहा है? प्राइमरी अमीन। क्यों? क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, ये डोनेट करेगा, इधर से डोनेट करेगा, इधर से डोनेट करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए दो ही तरफ से है, इधर एक ही तरफ से। कौन से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी? पहले वाले नाइट्रोजन पे लोन पेयर के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो थी ही थी, लेकिन तीन एल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर भी ज़्यादा होगा। अरे भाई जैसे मैंने कहा कि मेरा नेचर पैसे को डोनेट करने का है, और मेरे पास बिजनेस कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। मेरे पास एक बिजनेस से पैसा आ रहा है, दूसरे बिजनेस से पैसा आ रहा है, तीसरे बिजनेस से भी पैसा आ रहा है, तो अब जब 3-4 जगह से पैसा आएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल दो ही तरफ से आ रही है, तो डेंसिटी कम बढ़ी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले वाले पे, फिर इस वाले पे। तो अगर मैं यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट को देखूँ तो इंडक्टिव इफेक्ट तो सीधे सीधे ये कहता है कि प्राइमरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर क्या होता है सेकेंडरी अमीन, और फिर क्या होता है टर्शियरी अमीन। मैं रिजल्ट बाद में रटवा दूंगा, मेन रिजल्ट रट के ही काम चलता है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाओ। वो तुम समझ नहीं पा रहे, वो लिखा वही चीज़ है लेकिन तुम्हारी भावनाएं काम नहीं कर रही। सबसे ज़्यादा टर्शियरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर प्राइमरी अमीन, ठीक है? ध्यान से सुना करो, ठीक है? अब इसके बाद अगला फैक्टर देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस है, एक सॉल्वेशन इफेक्ट हो गया, एक हमने यहाँ पर लिख दिया स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मैंने अमीन की डिफिनेशन में, बातें नहीं करो बेटा, मैंने अमीन की डिफिनेशन में दो चीज़ें डिस्कस की हैं। कौन कौन सी दो बातें डिस्कस की हैं? पहली बात हमने ये डिस्कस की है कि जो लोन पेयर के कारण वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और दूसरी बात वो H+ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जरा हमें एक बात बताना कि ये है टर्सरी अमीन, ये है टर्सरी अमीन, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ टर्सरी अमीन, ये टर्सरी अमीन है, ये है टर्सरी अमीन, फिर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ सेकेंडरी अमीन, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ सेकेंडरी अमीन, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ सेकेंडरी अमीन, ठीक है? और फिर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी देखो, ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप, इनका साइज काफ़ी, ये टर्सरी अमीन था ना, तो यहाँ भी आ रही है, ये टर्सरी अमीन है तो ये भी आ रही है। अब हम क्या रहे थे कि ये जो प्राइमरी अमीन होते हैं मेरा, प्राइमरी अमीन, इनका साइज बहुत, एल्काइल ग्रुप, इनका साइज बहुत बिगर होता है। एल्काइल ग्रुप का साइज काफ़ी बड़ा होगा, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होगा। एल्काइल ग्रुप का साइज काफ़ी बड़ा होगा, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होगा। इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड के तौर पे ट्रीट करो। अब मुझे एक बात जरा बताओ, इलेक्ट्रॉन को जुड़ना है, इसमें आके जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को जुड़ना है, इसमें आके जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को जुड़ना है, इसमें आके जुड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो तुम देख रहे हो ना बिगर वाला, वो रिपल करता है इलेक्ट्रॉन को। तो किस केस में, इन तीनों में देखो किस में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ज़्यादा आसान है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? तो प्राइमरी अमीन में जुड़ना ज़्यादा आसान है, क्योंकि प्राइमरी अमीन में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस को कॉन्सेप्ट में बनाएं तो प्राइमरी ज़्यादा बेसिक है, फिर सेकेंडरी ज़्यादा बेसिक है, फिर टर्सरी ज़्यादा बेसिक है। हम अलग अलग तरीके से अमीन की बेसिसिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ये ज़्यादा अमीन बेसिक है, एक कह रहा है वो, एक अलग अलग।
इंडक्टिव इफेक्ट कहता है कि टर्सरी अमीन ज़्यादा बेसिक है, वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ा देगा, जब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ाएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी, इसलिए ज़्यादा बेसिक। और ये नीचे वाला इफेक्ट कह रहा है कि प्राइमरी अमीन में भीड़ भाड़ कम है तो जल्दी से, अच्छा मैं गलत बोल गया, मैं पागल हूँ, तुम्हें पता है, अच्छी बात है, लेकिन बेटा वो यहाँ, अच्छा तुम्हें पता है पागल है ना, ठीक है, तुमने बेइज्जती की हमारी बेटा, तुमने कहा कि सर हमें पता है। चलो, इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना था, यहाँ पर H+ को ऐड करना था, पागल तो मैं इतनी छोटी छोटी बात नहीं ध्यान दे रहे। ठीक है, सुनो, मैंने आपसे क्या कहा कि H+ को जो ऐड करने के, यहाँ यही पढ़ाया था ना कि कौन H+ को जल्दी ऐड करेगा, कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ भीड़ भाड़ वाला, कि कौन H+ को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, उस बेसिस पे बेसिक नेचर डिस्कस होगा। तो H+ को जल्दी कौन एक्सेप्ट करेगा, प्राइमरी अमीन। तो ये स्टेरिक इफेक्ट हो गया, वहाँ पर आपके सामने आ गया इंडक्टिव इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट आता है मेरा बच्चा, दैट इज नोन एज सॉल्वेशन इफेक्ट। अगला इफेक्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन इफेक्ट के नाम से, सॉल्वेशन इफेक्ट, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। अब सॉल्वेशन इफेक्ट और हाइड्रेशन इफेक्ट क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई H+ एक्सेप्ट भी कर लिया, जरा गौर करें, हमने कहा कि प्राइमरी अमीन जो था ये मान के लो टर्सरी अमीन है, ठीक है, दिस इज द टर्सरी अमीन, इसने H+ ले लिया, H+ एक्सेप्ट कर लिया, H+ जब एक्सेप्ट कर लिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये H+ को एक्सेप्ट कर ले प्राइमरी सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन के पास पहले से एक H था और उसने एक H और एक्सेप्ट कर लिया तो ये पॉजिटिव आएगा। और अगर हम प्राइमरी अमीन की बात करें तो उसमें 3 H पहले से थे, 3 H पहले से, तो पहला है, ये है टर्सरी अमीन, ये है प्राइमरी अमीन, ये है सेकेंडरी अमीन। एक बात जरा गौर से सुनो मेरा बच्चा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं दोबारा इस बात को रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि रटना तुम्हें रिजल्ट ही होता है, लेकिन रिजल्ट भी क्यों रट रहे हैं मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ मैं खाली आपको रटवा के भेजूँ। देखो, H+ किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीसीज बन के तैयार आई है, जो स्टेबल होगी, वो उसके लिए H+ एक्सेप्ट करना आसान है। जैसे हम बोलते नहीं थे कि जिसने H+ को लूज किया, लूज करने के बाद जो स्टेबलाइज हो जाता था, वैसे ही जो H+ गेन कर ले और H+ को गेन करने के बाद जो स्टेबल रहे, उसके लिए H+ को गेन करना आसान है। मतलब गेन करना उसके लिए H+ को आसान है जो H+ को गेन करने के बावजूद भी स्टेबल रहे। और वो स्टेबिलिटी पानी में कौन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग 4 तरफ से लगती है, देखिए 3 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरफ से रहती है। ये आयन पानी में एक ही तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मतलब जो अमीन है वो H+ को जब एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो H+ के एक्सेप्ट करने के बाद जो अमीन है वो पानी के अंदर कितना ज़्यादा स्टेबलाइज है, उस बेसिस पे उसकी बेसिसिटी डिसाइड होगी। और वो स्टेबलाइजेशन मिलता है वाटर से, पानी से मिलता है, और पानी वो स्टेबलाइजेशन कैसे देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके। तो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें पॉसिबल है, इसमें कम, इसमें ज़्यादा। तो इसलिए अगर हम ध्यान से देखें तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि प्राइमरी अमीन सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण तुम देखोगे कि प्राइमरी अमीन ज़्यादा स्टेबल, फिर ज़्यादा बेसिक, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी अमीन। और वैसे भी सॉल्वेशन इफेक्ट तुम सब में नहीं लगाओगे, वो तभी लगाओगे जब क्वेश्चन एक्वस में आए, और वो भी लगाना नहीं होता, तुम्हें रिजल्ट रटना होता है। मैं अब रिजल्ट तुमको याद कराता हूँ, जरा मैं रिजल्ट याद करवाता हूँ, रिजल्ट को जरा गौर से समझो। अगर तुम्हारे सामने जो रिजल्ट आया है क्या है, नॉर्मल। अगर तुम्हारे सामने नॉर्मल कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में क्वेश्चन आता है, नॉर्मल कंडीशन में या ड्राई कंडीशन में अमीन की बेसिसिटी पूछे, तो याद रखना सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होते हैं, सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं टर्सरी, फिर कौन होते हैं सेकेंडरी, फिर कौन होते हैं, इसमें कोई सोचना ही नहीं, सबसे ज़्यादा बेसिक टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन अगर इन एक्वस स्टेट में, अगर एक्वस स्टेट में बेसिसिटी पूछे, एक्वस स्टेट में बेसिक नेचर पे कमेंट करने को कहे, तो इसमें 2 केस निकल के आते हैं। कौन कौन से 2 केस, एक निकल के आता है 2, 1, 3, और एक आता है 2, 3, 1। 2, 1, 3 जो ऑर्डर बन के आता है वो किसमें, मिथाइल के केस में, मिथाइल के केस में बन के आता है। और 2, 1, 3 किस में बन के आता है, इथाइल के केस में बन जाता है। तुम्हें रटना ही है। मतलब क्या, एक्वस के केस में देखो सेकेंडरी तो दोनों में ज़्यादा हो, चाहे वो मिथाइल अमीन हो, चाहे वो मिथाइल अमीन हो, चाहे वो आपका इथाइल अमीन हो, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वैसे ही इथाइल अमीन ले लो, अगर इथाइल अमीन है तो एक्वस के केस में सेकेंडरी अमीन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन मिथाइल अमीन के केस में फिर प्राइमरी आता है, फिर प्राइमरी अमीन आ जाएगा, CH3NH2,
और फिर लास्ट में कौन आता है, टर्सरी अमीन, फिर टर्सरी मिथाइलमीन आता है, टर्सरी मिथाइलमीन। ये है मिथाइलमीन के केस में ऑर्डर। और इथाइल में क्या है, पहले 3 आएगा C2H5 एंड C2H5, और यहाँ पर आ गया C2H5, और फिर आता है आपके सामने 1 C2H5 NH2। मिथाइलमीन इथाइलमीन, मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा सर और कोई केस आ गया प्रोपाइल, ऐसा करके कुछ नहीं आएगा। इवन नीट मेडिकल IIT में भी आपके क्वेश्चन अगर अमीन की बेसिस भी आता है, यही आए हैं हर बार। क्यों ये ऐसा हो क्यों रहा है, इनका कंबाइंड इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट। कोई तो कह रहा है कि टर्सरी ज़्यादा होगा, कोई कह रहा है प्राइमरी ज़्यादा होगा, तो हर क्वेश्चन में डिपेंड करेगा अलग अलग फैक्टर में, किसी में कोई फैक्टर डोमिनेट कर गया, किसी में कोई फैक्टर डोमिनेट कर गया। इसी डोमिनेंसी की भीड़ भाड़ के चक्कर में हमें रिजल्ट रखना पड़ता है। अगर तुम्हें नॉर्मल लिख के आ जाए कि यार अमीन दिए हुए कहे बेसिस 3 कंपेयर करो, तो सबसे ज़्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया कि एक्वस में कंपेयर करो, तो देखना पड़ेगा कि मिथाइल वाला केस है, एल्काइल कौन है, मिथाइल है कि इथाइल है। मिथाइल है तो ऑर्डर 2 1 3, और इथाइल है तो 2 3 1। 2 सब में ज़्यादा होता है, फिर आता है 1, फिर ये 13 नंबर और 31, तो मिथाइल छोटा होता है इसलिए कम नंबर वाला इसको मिलेगा, और 31 ज़्यादा नंबर वाला इसको मिलेगा। आप कैसे भी याद कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे इसके क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन से चीज़ें तुम्हें और समझ में आएंगी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, आप क्वेश्चन में बताइएगा, मैंने कहा अरेंज देम अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। आपको बेसिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग बताना है। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता रखा, मैं कई बार देखता हूँ थ्योरी में आता है इंक्रीजिंग, लिख देते हो डिक्रीजिंग, नंबर उसी में खाली कट जाता है पूरा। इंक्रीजिंग का मतलब पहले स्मॉल, फिर ज़्यादा, फिर बढ़ता चला जाएगा, ठीक। डिक्रीजिंग का मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा। क्वेश्चन हमने दे दिया, क्वेश्चन हमने ऐसा लिख दिया लाइक CH3, एक क्वेश्चन हमने बना दिया लाइक दिस CH3 CH2 NH2, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया CH3 N CH3, यहाँ लिख दिया हमने CH3, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया CH3 NH C2H5, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर एरोमेटिक अमीन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन है, कुछ भी नहीं दिया हमने। जरा इसमें बताओ, ये है फर्स्ट केस, ये है सेकंड केस, ये है थर्ड केस, ये फोर्थ केस। बताइए कौन किसकी वेसिटी ज़्यादा है, सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी, एरोमेटिक अमीन की। सबसे कम किसकी होगी, फोर्थ वाले की, ये तो मालूम ही है। अब इसमें मेरा साथ देखिए, इन तीनों में से कोई नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में ऑर्डर वही होता है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, सबसे ज़्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, तो सबसे कम किसका होगा, प्राइमरी का, सबसे कम प्राइमरी का, फिर किसका होगा, सेकेंडरी का, ठीक, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, टर्सरी अमीन का। मतलब इसमें तो ऑर्डर कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्लियर है। मतलब देर लगता है कठिन है, इतनी देर से 15-20 मिनट से चल रहा है, लेकिन रिजल्ट अगर देखो तो रिजल्ट पर मेन याद करने वाली चीज़ें हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन हमने दे दिया, हमने क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया लाइक दिस, एक हमने बना दिया आपके सामने, ठीक है। बताइए सबसे कम बेसिक कौन है, सबसे कम बेसिक कौन है। अभी भी एरोमेटिक, मतलब ये थोड़ी एरोमेटिक का तो कोई, एरोमेटिक तो कम बेसिक होते ही होते हैं, तो एक्वस से मतलब नहीं। तो सबसे कम बेसिक कौन है, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में कौन कौन है, एक ये है, एक उधर। अब उन दोनों को देखिएगा, एनिलिन तुमने बनाया, एनिलिन है, देखो ये, ठीक है, एनिलिन है ये, और इसमें ये है। अब एनिलिन और इन दोनों में जरा कंपेयर करो, एनिलिन इन दोनों में कंपेयर करो। एनिलिन ज़्यादा की है, ये ज़्यादा बेसिक होगा क्योंकि सेकेंडरी भी है। अगर एक्वस भी देख लो कि एक्वस में सेकेंडरी ज़्यादा होता है, और इंडक्टिव से लगा लो तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन देगा और इधर से खींचेगा, मतलब कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा है। इन दोनों में ज़्यादा है, मतलब सबसे कम कौन है, एनिलिन। तो सबसे कम पे कौन है, एनिलिन। फिर उसके बाद एरोमेटिक में ये आता है, तो दोनों एरोमेटिक सबसे कम पे आएंगे, ठीक है। अब ये बचे 3 नॉर्मल वाले, ये 3 कौन है, इथाइल है कि मिथाइल है। तो ऐसा नहीं कि मिक्स कर देगा, मिक्स नहीं करेगा, देगा फिर तीनों इथाइल देगा तो तीनों मिथाइल देगा एक्वस के केस में। तो ये इथाइल है, और इथाइल एक्वस में ऑर्डर क्या आता है इथाइल का, 2 3 1। तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, सबसे 2 3 1 2 3 1, मतलब सबसे कम प्राइमरी वाला। तो प्राइमरी वाले का मतलब डी, फिर कौन आएगा, डी,
फिर इसमें कौन आएगा 3, 3 का मतलब ये आपका बी आ जाएगा, बी टर्सरी है, 3 3 3 लगे हैं, फिर आ जाएगा बी, और सबसे ज़्यादा इसमें कौन आ जाएगा सी। तो ये देखिए आपके सामने एक आ गया बेसिक नेचर कार्ड। थोड़ा प्रैक्टिस करो, बेसिक नेचर, अल्कोहल का वॉल्यूम पॉइंट का कंपैरिजन, यही सब क्वेश्चन आते हैं। अमीन के क्वेश्चन मतलब मान के चलो मैं प्रिपरेशन करा भी दूंगा, लेकिन लगभग आपने 80% तक चैप्टर कवर कर लिया, 70% तक। अब आगे की बात समझो। अब आजकल क्वेश्चन में होता क्या है मेरा बच्चा, आजकल क्वेश्चन में ये होता है कि तुम्हें केबी के अकॉर्डिंग बोलते हैं। देखो बेसिसिटी जो होती है, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है केबी के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पी केबी के। ये क्या होता है के बी पी के बी, वो जब हमने के पी के पढ़ा था उससे कंपेयर कर लेना, एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा रखा था। अगर वो बोले के बी के अकॉर्डिंग अरेंज करो तो जो बेसिक ऑर्डर है वही के बी का ऑर्डर होगा, बोले नहीं पी के बी के अकॉर्डिंग अरेंज करो तो जो बेसिक ऑर्डर है उसका क्या आएगा, उल्टा आएगा। बेसिक ऑर्डर का उल्टा होता है पी के बी का ऑर्डर। उतनी कठिन नहीं है जितनी चीज़ें कठिन लगती हैं, बस आपको क्वेश्चन की कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की जरूरत है। बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, चीज़ें आप लोगों के लिए उतना ही आसान है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। तो यहाँ तक की बातें हो गई। अब आता है मेरे सामने प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन नहीं सॉरी प्रिपरेशन है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टी खाली बची है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा तुमसे झेला जाएगा कि करा दें। चले रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। सारा जितना पढ़ाया था उतना रिवीजन करा देता हूँ। मैंने सबसे पहले मेरा प्यारा बच्चा जो आप लोगों को पढ़ाया स्लाइड के साथ ही चलो रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। फोटो भी क्लिक कर लीजिएगा, कोई एक लोग आकर फोटो क्लिक कर लो चाहे तो। ए भैया आयुष्मान जल्दी आओ। रुक जा भैया, देखिए थोड़ा साइड में हो जाओ हल्का सा। अब ध्यान सुनिए। मैंने सबसे पहले मेरा बच्चा आप लोगों को बताया कि जो अमीन्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। अमीन अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, एल्काइल डेरिवेटिव या एराइल डेरिवेटिव। 3 तरीके होते थे, प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन, टर्सरी मीन। हाइड्रोजन की बेसिस पे भी अरेंज करते थे। अगर एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी मीन, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी मीन, एक भी हाइड्रोजन नहीं तो टर्सरी मीन। ये बेसिक क्लासिफिकेशन के बाद मैंने कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेमिंग बताया। कॉमन नेमिंग में मैंने बताया कि एल्काइल अमीन होता है और आईयूपीएसी नेमिंग में एल्कनामीन होता है। आप पहले एल्काइल देखो, अगर 2-3 एल्काइल है तो मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, फिर मतलब अल्फाबेटिकली एल्काइल, फिर लास्ट में अमीन लगा देते थे। और आईयूपीएसी नेमिंग आप लोगों को पता ही है कैसे होते थे। इसके बाद प्रिपरेशन 6 प्रिपरेशन में से पहली प्रिपरेशन जो थी वो नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से था। नाइट्रो कंपाउंड को NO2 को जब रिड्यूस करते थे SnHCl, FeHCl और आपका ये जो H2 पैलेडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में होता था, जिसमें से ज़्यादा अच्छा माना जाता था FeHCl को, क्योंकि उसमें HCl की बार बार की रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं पड़ती थी। अगला मेथड था मेरा बच्चा एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कितने होते थे, वही एल्काइल हैलाइड का जो R होता था, वो एल्काइल हैलाइड का R क्या करता था मेरा बच्चा, अमोनिया जो होता था या अमीन जो होता था उसके H को क्या करता था, रिप्लेस करता था। इस प्रिपरेशन के बाद अगली प्रिपरेशन होती थी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल के रिडक्शन का हम तब यूज करते हैं जब तुम्हें कार्बन को इंक्रीज करके बनाना हो। कार्बन इंक्रीज करके अमीन बनाना हो तो CN ले आते हैं, CN का रिडक्शन करना है। CN को रिडक्शन करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या H2 निकल भी यूज कर सकते हो। रिडक्शन ऑफ अमाइड भी हमने पढ़ाया था। रिडक्शन ऑफ अमाइड की अगर मैं बात करूं तो रिडक्शन ऑफ अमाइड में आपने पढ़ा था कि जब सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अमीन बनाना हो, जब सेम नंबर कार्बन वाला अमीन तुम्हें बनाना होता है तो तुम क्या करते थे, अमाइड का रिडक्शन करते थे। अमाइड के रिडक्शन के बाद गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में तुमने पढ़ा मेरा प्यारा बच्चा क्या, इसमें एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था वो मैं भी करा देता हूँ, छूट गया था। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन के लिए होता है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में पता चल गया थैलामाइड यूज होगा और अमाइड में इसकी प्रिपरेशन करते हैं और प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन के लिए यूज होता था। इसमें एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि इससे हम बाय दिस मेथड, इससे व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर, हम इससे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते हैं। व्हाई वी कैन नॉट प्रोड्यूस और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, मतलब मुझे एनिलिन नहीं, डोंट प्रिपेयर, हम इससे नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। मतलब एनिलिन बनाना हो प्राइमरी अमीन के लिए है, लेकिन एनिलिन नहीं बना सकते हो। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तुम अमीन बनाने के लिए अल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करते हो। तो अगर तुमको एरोमेटिक अमीन बनाना होता तो एरोमेटिक अमीन बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता, तुम्हें इसी का अटैक इस पे करना पड़ता, यहाँ पे करना पड़ता अटैक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्काइल हैलाइड में तो पॉसिबल है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड में नहीं पॉसिबल है। हैलोल्किन के 4 मेथड पढ़ाए गए थे, क्यों नहीं? ड्यू टू रेजोनेंस, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती थी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने के कारण बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेता था। तो आप बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल इन द एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए प्राइमरी एरोमेटिक अमीन गैब्रियल थैलामाइड से बना पाना पॉसिबल नहीं होता है। हार्मोनियन ब्रोमामाइड मेथड तुम तब यूज करते हो मेरा बच्चा जब तुम्हें एक कम कार्बन वाला अमीन बनाना हो। एक कम कार्बन वाला अमीन बनाना हो तो तुम्हें हार्मोनियन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड तुम्हें यूज करना पड़ता था, Br2NaOH या फिर सोडियम हाइपोब्रोमाइड। इसी में अगला आता था तुम्हारे सामने फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखिए जो प्रॉपर्टी हमने आपके साथ डिस्कस की, स्टेट, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट। स्टेट में तुम लोगों को मालूम है कि कम कार्बन वाले लिक्विड होंगे, ज़्यादा वाले सॉलिड, पानी के अंदर सॉल्युबल है लेकिन अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो ये बॉइलिंग पॉइंट का देखिए पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट का एक थोड़ा नीचे ले आता हूँ, हाँ आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, बिटवीन में देखना तो प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन, टर्सरी मीन, इन सब का कंबाइंड इफेक्ट देख करके तुम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर लेते थे। बॉइलिंग पॉइंट को कंपेरिजन के बाद इसके क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कराए और लास्ट में देखिए बेसिक नेचर निकल के आ गया कि बेसिक नेचर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहले सारा बेसिक नेचर एक बार देख लीजिए, मैं बेसिक नेचर आपके सामने ले आता हूँ, फिर इसका तब आप बनाइए। ये इसका बेसिक नेचर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके नजरों के सामने है। बेसिक नेचर जो होता है नॉर्मली अगर देखें तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, लेकिन कंबाइंड देखें तो कंबाइंड में एक्वस में देखें, एक्वस में 2 होते हैं, मिथाइल और इथाइल। मिथाइल में 213, इथाइल में 231। और आफ्टर दिस मैंने बेसिसिटी के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रैक्टिस कराए हैं और आपको ये भी बताया कि बेसिसिटी केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पी केबी के जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।